ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए गनस्लिंगर सिस्टम इन अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक, अध्याय 181। हेनरी ने सवाल पर आश्चर्य व्यक्त किया और फिर उसे एहसास हुआ कि अल्मिनिस्टर की आंखों में चमक एक ऐसे व्यक्ति की थी जो चोरी करना चाहता था। बेशक, एक व्यापारिक चोरी। वह चुपके से मुस्कुराया और खुद को शांत करने के लिए कहा, मैं वास्तव में इसे अपने लिए कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। जैसे ही उसने बात की, हेनरी ने शिल्पकार को यह संकेत देने के लिए हाथ बढ़ाया कि वह इसे वापस चाहता है, लेकिन आश्चर्यचकित था जब अल्मिनिस्टर की आंखों में चमक और भी तेज हो गई। ओह, और भी बेहतर, बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी हंसी के साथ कहा। बेहतर? हेनरी ने पूछा। अल्मिनिस्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी भी इसके साथ काम करूंगा, उसने कहा और फिर हेनरी के आश्चर्य को नोटिस किया क्योंकि उसने कहा, क्या आप इसे किसी और को काम करने के लिए देने की योजना बना रहे थे? हेनरी ने बस पलकें झपकाईं, ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित नहीं था कि क्या कहना है। उसने कहा था कि वह खुद के लिए ओब का उपयोग करना चाहता था क्योंकि कीमत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका व्यक्तिगत रुचि का उल्लेख करना है जो बदले में बेचने की अनिच्छा को दर्शाता है। शायद एकमात्र बेहतर तरीका यह था कि किसी रहस्यमय दूसरे खरीदार का उल्लेख किया जाए जो अधिक बोली लगा रहा हो। बेशक, किसी वस्तु के लिए अधिक भुगतान पाने के सभी तरीके खरीदार में रुचि पर निर्भर करते हैं। हेनरी जिस रुचि को मापने की कोशिश कर रहा था और अब वह किसी और चीज में बदल गई थी। जैसे कोई भी बेहतर काम कर सकता है, एल्मिंस्टर ने उपहास के साथ कहा और जब हेनरी अभी भी चुप था तो उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, आप जानते हैं, मैं लगभग नाराज हूं कि आपने इसके बारे में सोचा भी। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं। आप ये कर सकते हैं, हेनरी ने कहा। अच्छा, एल्मिंस्टर ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने ओब को नीचे रखा और अपनी कलाई को हिलाते हुए एक आयताकार पैड हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। अब वह एक पंखदार पेन को पकड़ रहा था जिसे वह पैड पर घसीटने लगा और अपने खाली हाथ से अपनी दाढ़ी को सहला रहा था। तो एक सूक्ष्म स्थान कैसा रहेगा? शायद हेलमेट के बीच में। मैं हेलमेट नहीं पहनता, हेनरी ने कहा। हथियार कैसा रहेगा? एक बंदूक अच्छी रहेगी। बंदूक ही एकमात्र चीज थी जो वह चाहता था। अल्मिनिस्टर ने भौहें सिकोड़ी। काम नहीं करेगा, उसने गोले की जांच करने के एक पल बाद कहा। बंदूक बनाने में सिर्फ वर्टुटिस को डालने से ज्यादा कुछ करना होता है, और यह उसके लिए काफी अच्छा नहीं है। कुछ और? हेनरी ने इस पर अपनी भौहें सिकोड़ी। यकीन नहीं हुआ कि वह इस पर पूरी तरह से यकीन करता है और फिर उसने आह भरी। अभी भी हेलमेट नहीं है। टोपी कैसी रहेगी? टोपी, अल्मिनिस्टर ने कहा और फिर अपना सिर एक तरफ झुकाया। मैं शायद ही कोई मिलियनर हूं लेकिन मुझे लगता है कि मैं काम चला लूंगा। तो फिर टोपी ही होगी। अल्मिनिस्टर ने हेलमेट का आरेख बनाया जिसे उसने पहले ही बना लिया था और उसका कलम पकड़े हाथ आयताकार पैड पर लगभग 1/4 मिनट तक घूमता रहा। फिर उसने उसे हेनरी को दिखाने के लिए घुमाया। मुझे ये पसंद है, हेनरी ने तुरंत कहा। सेकंड में बनाई गई एक ड्राइंग के लिए अल्मिनिस्टर का स्केच काफी विस्तृत था जिसमें अलग अलग कोण खींचे गए थे ताकि ये दिखाया जा सके कि यह पूरी तरह से कैसा दिखेगा। जैसे ही हेनरी की नज़र डिज़ाइनों पर घूमी, उसकी नज़र हेड के बिल्कुल बीच में एक छोटे से वृत्त पर पड़ी। ये वृत्त 2 इंच से ज्यादा चौड़ा नहीं हो सकता था और हेनरी को संदेह था कि हेड वास्तव में बनने पर यह उससे ज्यादा बड़ा होगा। क्या इसका मतलब गोला है? उसने पूछा और छोटे वृत्त की ओर इशारा किया जो चमकीले नारंगी रंग का था। अल्मिनिस्टर ने सिर हिलाया। हाँ, वर्टुटिस को सामने और बीच में होना चाहिए। अगर मैं इसके बजाय हेलमेट बना रहा होता तो यह वहीं होता। क्या तुम इसे तोड़ोगे? हेनरी ने पूछा। अल्मिनिस्टर ने अपना सिर हिलाया। इसे तोड़ने से यह क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसलिए नहीं। तो फिर इसे इतना छोटा कैसे बनाया जाएगा? हेनरी ने पूछा। इस बारे में चिंता मत करो, अल्मिनिस्टर ने कहा और उसने अपने स्लैब से गोला उठाया और हेनरी के चेहरे पर ध्यान से देखने से पहले उसे दूर भेज दिया। चलो मेरी फीस पर चर्चा करते हैं। और अब हेनरी को समझ में आया कि अल्मिनिस्टर ने वास्तव में इसे खरीदने के बजाय उस पर काम करने के बारे में और भी बेहतर क्यों कहा था। अगर अल्मिनिस्टर ने ओब खरीदा होता तो वह उसका अवलोकन करता, उसका उपयोग कुछ बनाने के लिए करता और शायद भविष्य में उसे बेच देता। लेकिन चूंकि बूढ़ा आदमी वर्तमान में सीमित बिक्री का रुख अपना रहा था और बिक्री पर शर्तें भी शामिल होंगी, इसलिए इसमें सालों लग सकते हैं। हालांकि यह अल्मिनिस्टर के लिए बेहतर था क्योंकि उसे ओब का अध्ययन करने और उससे कुछ बनाने का मौका मिलता और फिर भी उसे काफी सोना मिलता, जबकि संभवतः व्यापार पर शर्तें भी रखी जाती। हेनरी ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। अल्मिनिस्टर ने भाव देखा और अपनी आंखें घुमाईं। ओह, मुझे वह नजर मत दो, उसने कहा। क्या तुम्हें लगा कि यह मुफ्त होगा? ठीक है, हेनरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। वह बस अपना भुगतान जितना संभव हो सके उतना पीछे धकेल देगा। अल्मिनिस्टर अपनी कारीगरी की कीमत पर चर्चा करने लगा।
उसने निश्चित रूप से बहुत अधिक कीमत लगाई और बहुत बातचीत के बाद भी हेनरी केवल कुछ 100 सोना ही कम कर पाया। जब उसने कालकोठरी में मिली शिल्प सामग्री का अगला टुकड़ा निकाला तो वह घबरा गया। घृणित रिबकेज। इसे देखकर अल्मिनिस्टर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी नाक सिकुड़ गई, लेकिन इसमें वास्तव में कोई गंध नहीं थी। इसमें एक आभा थी, एक भयानक आभा। घृणित, अल्मिनिस्टर ने कहा, जैसे कि वह जो महसूस कर रहा था उसे बताने के लिए वह केवल यही शब्द इस्तेमाल कर सकता था। क्या इसका इस्तेमाल शिल्प बनाने के लिए किया जा सकता है? हेनरी ने संकोच से पूछा। बेशक, अल्मिनिस्टर ने जवाब दिया, ये जादुई है। अगर मैं इसके जादू का इस्तेमाल कर सकता हूं तो यह एक अच्छी सामग्री बन सकती है। आप इससे क्या बनाना चाहेंगे? ओह, हेनरी ने रिबकेज को घूरते हुए कहा। क्योंकि इन्वेंट्री इंटरफेस में चित्र हमेशा स्केल पर नहीं होते थे और यह पहली बार था जब वह रिबकेज को व्यक्तिगत रूप से देख रहा था, इसलिए वह आश्चर्यचकित था कि यह इतना छोटा था। राक्षसी के ढांचे को सहारा देने के लिए हेनरी को कुछ और भी विशालकाय चीज की उम्मीद थी। सिस्टम के विवरण में भी इसका संकेत दिया गया था। हेनरी के पास एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि सिस्टम ने इसे और अधिक प्रबंधनीय आकार में छोटा कर दिया था ताकि वह इसका उपयोग कर सके। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं, हेनरी ने अंततः कहा। क्यों? एल्मिनिस्टर ने पूछा। यह अभिशप्त दिखता है, हेनरी ने उत्तर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अभिशप्त है, एल्मिनिस्टर ने उत्तर दिया, और जब हेनरी ने उसकी ओर देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि वह अपने सही होश में ऐसी चीज का उपयोग क्यों करेगा, तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यहाँ जादू आक्रामक है लेकिन यह आपके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जब इसे अच्छी तरह से तैयार किया जाता है तो यह आपके विरोधियों के लिए अभिशाप हो सकता है, और इसे तैयार करने के लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है? आप बस और अधिक काम के लिए मछली पकड़ रहे हैं और मुझे और अधिक कर्ज में डुबो रहे हैं, हेनरी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। तब एल्मिनिस्टर हंसा और उसकी लहराती सफ़ेद दाढ़ी कांप उठी। दोषी, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। हेनरी ने इस पर विचार किया। अपने दुश्मनों के लिए एक अभिशाप। वह खुद को आगे बढ़कर पसलियों को छूने के लिए नहीं ला सका, और जब उसने इसे देखा तो उसके होंठ उन बलिदानों पर सख्त हो गए जिन्होंने इसे संभव बनाया। क्या उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सही था? आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, करो। ओह सच में? एल्मिनिस्टर ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। जब तुमने अपना सिर हिलाया तो मुझे लगा कि तुम्हारा फैसला दूसरी तरफ जाएगा। नहीं, इसे करो, हेनरी ने दोहराया। एल्मिनिस्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, और फिर सोच में पड़ गया। तुम्हें हेलमेट की जगह टोपी चाहिए थी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कवच नहीं चाहिए होगा। कवच मुझे थका देगा, हेनरी ने स्वीकार किया। मैं इसे बहुत हल्का बना सकता हूं, एल्मिनिस्टर ने अपने आयताकार पैड पर कुछ लिखते हुए अनायास कहा। हेनरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। ठीक है, एल्मिनिस्टर ने उसी अनायास स्वर में कहा, और फिर उसने हेनरी को देखने के लिए आयताकार पैड को पलट दिया। यह एक बनियान थी जिस पर चमकीले डिजाइन थे जो शानदार ढंग से उभरे हुए थे। पसलियों की पसलियां इसे किनारों से गले लगाने के लिए मुड़ी हुई थीं, और घृणित पसलियों के पिंजरे के भयानक तरीके के बावजूद हेनरी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि बनियान में एक सुंदरता थी। भयानक सुंदरता, लेकिन फिर भी सुंदरता। एक सप्ताह बाद, अविश्वसनीय, लुइस ने चौड़ी आंखों से कहा, और उसने थोड़ा घूमकर जैसे कि दृश्यों को बेहतर तरीके से देखा हो। हेनरी ने अपनी आंखें घुमाई और एंडर के साथ एक उदासीन नज़र साझा करने के लिए एक तरफ देखा, केवल ये देखने के लिए कि फाइटर की अभिव्यक्ति जादूगर की तरह ही थी। उसने एक आह भरी। लुइस की यह टिप्पणी पहली बार नहीं थी जब उन्होंने अल्वारेन शहर की सड़कों पर सैर की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लुइस ने कितनी बार संरचनाओं को देखा, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वह हर बार कितना प्रभावित हुआ था। हेनरी ने इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अल्वारेन सुंदर था। अलग अलग जिलों और हलचल भरी सड़कों वाली विशाल इमारतें उसे सेंट क्लेरेट की याद दिलाती थीं, सिवाय इमारतों पर बर्फ की हल्की चमक के, जो दिन चढ़ने के साथ हमेशा मोटी होती जाती थी। अल्वारेन में सर्दियों की सुंदरता थी। ये निश्चित रूप से बहुत गर्म सेंट क्लेरेट और उसके परिवेश से अलग था। वैसे भी उन्हें शहर में आए हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन ये पहली बार था जब हेनरी वास्तव में सड़कों पर घूम रहा था। लॉर्ड सिन ने उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनका बहुत स्वागत किया। पिछले हफ्ते उन्होंने सीखा था कि उन्हें जो कार्ड दिए गए थे वे दरवाज़ों और लिफ्ट तक पहुंचने से कहीं ज़्यादा की चाबियां थे। उनका इस्तेमाल उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को बताने के लिए भी किया जा सकता था। उन्हें जितनी बार खाना चाहिए था उतनी बार खिलाया गया, और हेनरी जानता था कि इसका भुगतान एलोइस को करना होगा, इसलिए उसने आतिथ्य का दुरुपयोग नहीं करने की कोशिश की। हालांकि उसने निक्स के लिए विशेष रूप से भोजन मांगा। वह अच्छी तरह जानता था कि घोड़े को तकनीकी रूप से कई दिनों से खाना नहीं मिला था, और जबकि वह उन दिनों में से ज़्यादातर सोती रही थी, अब वह जाग रही थी। हेनरी के अनुरोध का जवाब देने वाले क्लर्क को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। वास्तव में वह पालन करने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए अब निक्स हेनरी के बिस्तर से सिर्फ 1 फीट की दूरी पर अपने पैर मोड़ सकती थी और अपने लिए सही भोजन का आनंद ले सकती थी।
कचरे के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वह अपने शैडोस्केप के भीतर उस व्यवसाय को संभालती थी। हेनरी को आश्चर्य हुआ कि यह कैसे काम करता है। क्या छाया सिर्फ एक और आयाम था जिसमें कचरे के लिए असीमित जगह थी, या शायद छाया कचरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इसे सड़ने और ढेर होने से पहले ही विघटित कर देती थी। हेनरी ने निक से पूछा, लेकिन उसने या तो उत्तर के बारे में निश्चित नहीं होने या अपने मल के बारे में विस्तृत विवरण देने में रुचि नहीं होने के कारण कंधे उचका दिए। वैसे भी लोड्स में हेनरी के लिए जीवन अच्छा था और अन्य दो भी वहां अपने समय का आनंद ले रहे थे, लेकिन हेनरी के विपरीत वे शहर में घुस गए थे। उन्होंने डनगॉन से लूट को बेचने के लिए अपने रास्ते में सभी जगहें देखी थीं। वे इसमें काफ़ी समझदार लग रहे थे क्योंकि सभी हथियार और उपकरण अब बिक चुके थे और उन सभी की कीमत कई दसियों हजार सोने के बराबर थी। लुइस और एंडर हर सफल बिक्री के साथ वापस लाए गए समाचारों से उन्होंने प्रत्येक को एक बार में बेचा ताकि वे लूट के प्रत्येक टुकड़े के लिए जितना संभव हो सके उतना लाभ प्राप्त कर सकें। अल्मिनिस्टर बाहर के लोगों के बारे में सही थे। सभी खरीदारों की आंखें लूट की इच्छा से चमक उठीं जब उन्हें पता चला कि वे डनगॉन से थे। यह आमतौर पर ज्ञात था कि डनगॉन उपकरण बाहरी लोगों की तुलना में बेहतर थे, भले ही समग्र निर्माण समान दिखता हो, और इच्छाओं ने लुइस और एंडर के लिए बिक्री को आसान बना दिया। लिच के चैम्बर से प्राप्त पुरावशेष सबसे अधिक सोने के लिए बेचे गए थे और लुइस के अनुसार इससे यह और भी अधिक स्पष्ट हो गया कि लिच की पुस्तकों से उन्हें कितना अधिक लाभ हुआ। लेकिन वे उन्हें बेचने की योजना को रोक रहे थे क्योंकि एलोइस अभी तक उनसे मिलने नहीं आई थी, और कम से कम अभी के लिए, खासकर जब से वे अभी भी एल्वारेन में थे। हेनरी उस समझौते का सम्मान करना चाहता था जो उसने किया था। इस बीच लुइस ने किताबें पढ़ीं और घोषणा की कि वे सभी नापाक नहीं थीं। निश्चित रूप से काला जादू था, लेकिन कुछ नैतिक रूप से काले जादू के विपरीत अधिक तत्व काला जादू था। बेशक रेखा इतनी आसानी से धुंधली लग रही थी, इसलिए हेनरी ने उसे सावधान रहने के लिए कहा। वैसे भी हेनरी को लगा कि सड़क पर यह सैर बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। हालांकि वह अपने साथ मौजूद दो संरचनाओं को देखकर विस्मित नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुछ ज़रूरतें थीं जिन्हें वह उम्मीद करता था कि शहर शांत कर सकता है। उदाहरण के लिए उसने कम से कम 4 पोशन शॉप देखी थी जहां वह हीलिंग और मैना पोशन की अपनी आपूर्ति को फिर से भर सकता था क्योंकि एल्मिनिस्टर की आपूर्ति तेजी से कम हो रही थी। चलते समय हेनरी का ध्यान अपनी खोज पर था, वह खोज जिसमें लुइस और एंडर की जोड़ी ने सहायता की पेशकश की थी। जब वे डनगॉन से लूट का माल बेचने गए तो उन्होंने राल्फ ग्रिबो के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि वे इस बारे में गलत थे कि यह कितना आसान होगा। लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन यह वही था जो वे पहले से जानते थे। राल्फ ग्रिबो एल्वारेन में महत्वपूर्ण था, जिसके पास बहुत सारा धन और प्रभाव था। उन्हें पता चला कि वह अपने व्यवसायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से पहले एक कुशल फाइटर हुआ करता था, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वे व्यवसाय कैसे चलते हैं। उसके पीछे जाने के लिए उन्हें आमतौर पर ज्ञात से अधिक की आवश्यकता थी और उनके पास इतने कम संसाधन थे कि इसे प्राप्त करना मुश्किल होगा। और फिर हेनरी ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसकी दाहिनी हथेली में एल्मिनिस्टर का ब्रांड जल रहा था, जैसा कि वादा किया गया था कि जब भी हेनरी बूढ़े आदमी की किसी भी रचना के करीब होगा तो ऐसा होगा। हेनरी को पता था कि ब्रांड उसे कहां ले जा रहा था और लगभग स्वचालित रूप से वह मौके पर मुड़ा और अब एक प्राचीन दुकान के दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा था। कम से कम यही तो दरवाजे और दीवारों पर बने चित्रों से संकेत मिलता था। बिना कुछ बोले वह दरवाजे की ओर मुड़ा और उसे धक्का देकर खोला। लुइस और एंडर ने एक नज़र डाली और फिर पीछा किया। वहां बहुत कुछ प्रदर्शित था, लेकिन हेनरी की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी और वह क्लर्क स्लैब के पीछे खड़े 30 कुछ वर्षीय दिखने वाले आदमी के पीछे दीवार पर टंगी थी। ब्रांड के स्पंदन और लक्ष्य के रूप में इसे इंगित किए बिना भी हेनरी को यकीन था कि अगर वह दुकान में प्रवेश करता तो हथियार अभी भी उसकी नज़र में आ जाता। क्यों? खैर, क्योंकि यह एक बंदूक थी और प्रदर्शन पर मौजूद बाकी सभी चीज़ों से काफ़ी अलग दिख रही थी। ये काले और कांस्य रंग की योजना के साथ एक रिपीटर की तरह दिख रही थी और बस थोड़ा सा सोना था जो इसे बिल्कुल सही जगहों पर चारों ओर से चमका रहा था। इसमें डिज़ाइन भी उकेरे गए थे, एक निश्चित स्तर का विवरण और ध्यान जिसने हेनरी को हाइड्रा के डंक की याद दिला दी जो वर्तमान में उसकी इन्वेंट्री में है। अपनी हथेली में ब्रांड के बिना भी यह इतना स्पष्ट था कि यह उस बूढ़े आदमी की रचना थी। ये होना ही था। नमस्ते, स्टोक्लर्क ने एक उज्ज्वल स्वागत मुस्कान के साथ कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आवाज़ ने हेनरी को बंदूक केंद्रित विचारों से बाहर निकाला क्योंकि उसने क्लर्क को देखा और बंदूक की ओर इशारा करने से पहले मुस्कुराहट का जवाब दिया। वह बंदूक? उसने पूछा। क्लर्क ने एक भान उठाए और फिर पीछे देखा, हालांकि यह पहले से ही स्पष्ट था कि हेनरी किस बारे में बात कर रहा था। उसने बंदूक को देखा और फिर असहज मुस्कान के साथ हेनरी को देखा। मुझे खेद है, ये वास्तव में बिक्री के लिए नहीं है, उसने कहा, और फिर जैसे कि अधिक मिलनसार होने के लिए उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप इसे चाहते भी होंगे। लानत है। ऐसा कैसे? हेनरी ने धीरे से पूछा और बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया, और क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ?
क्लर्क ने हेनरी के हाव भाव को कुछ देर तक देखा और फिर दीवार से बंदूक उठाए और वह प्रयास करने में तनाव महसूस कर रहा था। इससे हेनरी की भौहें सिकुड़ गईं। निश्चित रूप से बंदूक इतनी भारी नहीं हो सकती थी। क्लर्क ने बंदूक उसके हाथों में रखी और वह तनाव को समझ गया। बंदूक निश्चित रूप से भारी थी, रिपीटर से कहीं ज्यादा भारी, और यह हेनरी की मौजूदा ताकत को ध्यान में रखते हुए था। अब जब उसके हाथों में बंदूक थी तो एल्मिनिस्टर का ब्रांड अब जल नहीं रहा था, लेकिन हेनरी को याद था कि बूढ़े आदमी ने उसके हथियारों के बारे में क्या कहा था और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए थे कि उसे नियमित रूप से ट्यून अप के लिए बुलाया जाए। बढ़ा हुआ वजन उन उपायों में से एक था। बेशक हेनरी ने क्लर्क जितना संघर्ष नहीं किया और बंदूक को सभी तरफ से देखने के लिए उठाने में सक्षम था। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री निश्चित रूप से एक जादुई धातु थी, ठीक उसी तरह जैसी कि इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी हाइड्रा का डंक, लेकिन ज्यादातर वजन उस सोने से आता था जिसने हथियार को चमकाया था। क्या वजन की वजह से आपको लगता है कि यह कबाड़ है? हेनरी ने आखिरकार बंदूक से दूर क्लर्क की ओर देखते हुए पूछा। यह इसका एक हिस्सा है, मुझे लगता है, उसने कहा और एक आह भरी। आपकी यात्रा MVLA योजक चिन्ह novelbun.net पर जारी है। मेरे पास वह बंदूक सालों से है और मेरे पिता के पास मुझसे भी ज्यादा सालों से। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इसे सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि यह ओरिजिनल एल्मिनिस्टर थी। मेरे पिता को लगा कि यह बहुत बड़ी बात है। जाहिर है उस आदमी के ज्यादा काम नहीं है और वे सबसे बेहतरीन हैं। क्लर्क ने आगे कहा, बेशक बकवास है। ये चीज़ दशकों से जंग खाकर बंद हो गई है। इसे फिर से भरा नहीं जा सकता, नहीं फायर किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई भी इसे सिर्फ एक डंडे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है। क्लर्क हंसा और हेनरी उलझन में लग रहा था। क्लर्क ने उसकी उलझन को नोटिस किया होगा क्योंकि उसने बंदूक के पिछले हिस्से की ओर इशारा करके दिखाया कि उस पर एक शब्द कहाँ उकेरा गया था। ये बंदूक के नाम जैसा लग रहा था और काले और कांस्य रंग की प्लेटिंग की तरह बंदूक का ही एक हिस्सा था। कटगेल। विडंबना है न? क्लर्क ने कहा, जैसे कि नाम ने उसकी हंसी को स्पष्ट कर दिया हो। लगभग ऐसा ही है कि यह हमेशा के लिए अच्छा होने वाला था। हेनरी ने भौहें सिकोड़ी। जब भी उसने जादुई बंदूकों को छुआ था, सिस्टम ने उसे बताया था कि वे किस जादुई शॉट में सक्षम हैं, लेकिन इस बार केवल चुप्पी थी। लेकिन फिर उसने समझा और फैसला किया कि यह अपेक्षित था। बंदूक कितने दशकों से निष्क्रिय थी। एल्मिंस्टर के उपाय ढेर हो गए होंगे और तलवारों और अन्य कच्चे हथियारों से भरी दुनिया में शायद कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे चलाने के लिए इतना परवाह करता हो कि वे इसे ट्यून अप करने का प्रयास भी करें। हेनरी, तुम इसे चाहते हो? लुई ने पूछा, क्योंकि वह और एंडर कुछ मिनटों के लिए हेनरी को बेकार हथियार को देखते और लगभग पसंद करते हुए देखने के बाद करीब आ गए थे। हेनरी ने लगभग अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया। इसके लिए कितना? उसने पूछा। ये वास्तव में बिक्री के लिए नहीं है, क्लर्क ने कहा, असहज। हेनरी को अपनी जीभ काटनी पड़ी ताकि वह सब कुछ बिक्री के लिए है कहने से बच सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह बहुत घमंडी होगा और उसने ये भी वादा किया कि वह जितना सोना दे सकता है उससे कहीं ज्यादा दे सकता है। इसके बजाय उसने कहा, मुझे यकीन है कि हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। इसके बिना मेरा यहां से जाने का कोई इरादा नहीं है। क्लर्क एक पैर से दूसरे पैर पर चला गया और उसके चेहरे पर भाव और भी खराब हो गए। हेनरी ने मुश्किल से ध्यान दिया। वह सोच रहा था कि अगर कोई और दुकान होती तो वह वहां से गुजर जाता और ब्रांड जला देता। और फिर उसने खुद को अपने विचारों से बाहर निकाला और देखा कि क्लर्क अभी भी निर्णायक था, इसलिए उसने अधीरता से भौहें उठाईं। तुमने अभी कहा कि यह बेकार का कबाड़ है और तुम अभी भी इसे जाने नहीं देना चाहते। हेनरी ने बंदूक उठाई और वजन को बहुत अच्छी तरह से संभाला क्योंकि उसने इसे फायरिंग की लंबाई तक उठाया। उसने मजाकिया अंदाज में क्लर्क पर निशाना साधा, लेकिन जब वह आदमी पीला पड़ गया तो उसे एहसास हुआ कि अगर बंदूक बेकार भी हो तो भी यह कितना खतरनाक लगेगा। इसलिए उसने दुकान के किनारे एक दीवार की ओर इशारा किया और ट्रिगर दबाया, जिससे एक क्लिक की आवाज आए और कुछ नहीं हुआ। ये बस दीवार पर लटकी रहेगी और बेकार हो जाएगी, उसने धीरे से कहा। दूसरी ओर मुझे इसकी जरूरत है। हेनरी जब बोल रहा था तो उसने क्लर्क की तरफ देखा और एक भाव देखा जो उसे बता रहा था कि वह वास्तव में इसी बात को लेकर चिंतित था। वैसे भी इसका एक हिस्सा। निश्चित रूप से क्लर्क के होंठ अलग हो गए और उसने अपनी चिंता जाहिर की। ठीक है, तो क्या मैं आपसे वह कीमत वसूलूं जो मुझे लगता है कि तब जब ये काम करने की स्थिति में होगी, बस इसलिए कि मुझे नुकसान ना हो। हेनरी ने भौहें सिकोड़ी और बंदूक की नाल नीचे कर दी। यह अभी काम नहीं कर रही है न? उसने पूछा। लेकिन ये काम कर सकती है। क्लर्क ने इशारा किया और जबकि उसके चेहरे पर अभी भी असहज भाव था, उसके होंठ उस धूर्त व्यावसायिक भाव में मुड़े हुए थे जिसे हेनरी ने अपने पिछले जीवन में कई बार अन्य दुकान मालिकों पर देखा था। लेकिन यह आपके पास रहने पर नहीं होगा, हेनरी ने इशारा किया। हमें यह नहीं पता, क्लर्क ने पलटकर जवाब दिया और फिर अपना सिर हिलाया। इसके अलावा इससे क्या फर्क पड़ता है? यह मेरी है और मैं इसे जो चाहूं बेच दूंगा।
इसके लिए आप कितना चाहते हैं? हेनरी ने पूछा और उसने क्लर्क की धूर्त मुस्कान को और भी व्यापक होते देखा, ठीक इससे पहले कि वह इतनी अधिक कीमत बताता कि लुई हेनरी के पीछे से फुफकारता। हेनरी बस ऐसे देखता रहा जैसे वह स्तब्ध हो गया हो और फिर उसका माथा सिकुड़ गया। अचानक उसे बस उस लानत की चीज को लूटने की इच्छा हुई और उसके दिमाग का एक हिस्सा पहले से ही धमकी देने और शायद क्लर्क को मारने की योजना पर काम कर रहा था। ये कुछ ऐसा था जो उसने अपने पिछले जीवन में कई बार किया था और ऐसा कुछ जिसे वह करने से चूक गया था, लेकिन उसके दिमाग के एक हिस्से ने उसे बताया कि यह मूर्खता होगी। ये शहर बहुत अपरिचित था और उसे यकीन नहीं था कि अगर कानून के एजेंट उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं तो ये भागने में कितनी मदद कर सकता है, क्योंकि वह जानता था कि वे वहाँ हैं। उसने शहर में घूमते समय कुछ गश्ती दल देखे थे। उसने चुपके से आह भरी। कीमत कम करने के बारे में क्या ख्याल है? उसने पूछा। उम्मीद है कि क्लर्क उसे समझा सकता है। क्लर्क ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी। अगर आप पैसे नहीं दे सकते, उसने बंदूक के लिए हाथ बढ़ाते हुए लगभग गाने जैसी आवाज में कहा। जब उसने क्लर्क के चेहरे पर उस धूर्त मुस्कान को देखा जो लगभग हमेशा के लिए उसमें समा गई थी, हेनरी को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। बिक्री की कीमत बढ़ाते समय ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात खरीदार की रुचि का आकलन करना और यदि आवश्यक हो तो उसे बढ़ावा देने का प्रयास करना है। जब हेनरी अंदर आया तो क्लर्क ने शायद बेचने के बारे में नहीं सोचा होगा। उसे शायद तथाकथित ओरिजिनल अल्मिनिस्टर को प्रदर्शित करना अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उसे एहसास हुआ कि हेनरी को इसकी कितनी ज़रूरत थी और उसने तय किया कि इसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। अगर हेनरी ने हार मान ली तो उसे बहुत सारा सोना मिलेगा या शायद उसे वेरलान के ढेर में भुगतान किया जाएगा। अगर हेनरी ने मना कर दिया तो वह हथियार को फिर से अपनी दीवार पर लगा सकता था। क्या गड़बड़ है? हेनरी ने बड़बड़ाया, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसके बाद उसने जो कदम उठाए वे लगभग सहज थे और बहुत सही लगे। अपनी कलाई को मोड़ते ही उसने हाइड्रा का डंक अपने हाथ में ले लिया और गोली चलाने के लिए तैयार होने के जवाब में हथियार अम्लीय हरे रंग में चमक उठा। तुरंत ही दुकान का माहौल बदल गया। एंडर और लुइस भी हैरान थे और उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। लुई की आंखें कुछ अलग नहीं थीं क्योंकि वे सोच रहे थे कि हेनरी आगे क्या करने वाला है। ये स्पष्ट दिख रहा था कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। इंडोर, दरवाजे का ध्यान रखो, हेनरी ने धीरे से कहा। इंडोर उलझन में दिख रहा था, लेकिन अपने बड़े शरीर से अंदर के अधिकांश दृश्य को अवरुद्ध करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। क्या इसका क्या मतलब है? क्लर्क ने जमीन पर तानी हुई बंदूक को घूरते हुए बड़ी आंखों से पूछा और हरे रंग की चमक ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। ठीक है, तो मैं ईमानदार रहूंगा, हेनरी ने बहुत प्यार से कहा, जब उसका हाथ हाइड्रा के डंक के चारों ओर मुड़ा हुआ था। तुम सही हो, ये बंदूक रिपीटर को इंगित करती है, शायद काफी मूल्यवान है। इसे उसी व्यक्ति ने बनाया है जिसने मेरे दूसरे हाथ में जो बंदूक है उसे बनाया है। लेकिन ये बहुत मूल्यवान नहीं है। अभी छिपी हुई कहानियों की खोज करें। मैं अभी जो भी उचित समझूंगा उतना ही चुकाऊंगा और अब और नहीं। मैं स्वीकार नहीं करता, क्लर्क ने कहा और स्लैब के नीचे किसी चीज की ओर हाथ बढ़ाया। हाथ, हेनरी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा और क्लर्क रुक गया। क्या? मैंने कहा, अपने हाथ ऐसी जगह रखो जहां मैं उन्हें देख सकूं। हेनरी ने हर शब्द को स्पष्ट रूप से कहा, जिससे क्लिक कांप उठा और उसने धीरे धीरे स्लैब के नीचे से अपने हाथ बाहर निकाले और उन्हें दिखाई देने दिया। तो तुम मुझे लूट रहे हो? क्लर्क ने पूछा और उसकी आंखें लुइस पर उसकी हमेशा चौड़ी आंखों और गंभीर रूप से सिकुड़े हुए होंठों से टिक गईं। और फिर उसने दरवाजे से बाहर देखा, वास्तव में उसके सामने खड़े एंडर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश की। किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र पकड़ने की कोशिश की जो उसकी मदद के लिए आ सके। क्या तुम सुनना चाहते हो कि मेरी बंदूक क्या करती है? हेनरी ने पूछा। क्लर्क ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। हेनरी ने हाइड्रा का डंक का संकेत दिया, फिर भी उसने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कहाँ गोली मारूं। माफ करना, मेरा मतलब था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को कहाँ गोली मारूं। उसने मुस्कुराते हुए सुधार किया और फिर उसी लय में जारी रखा। तुम फिर भी वैसे ही मरोगे, लेकिन सिर पर गोली लगने पर भी दया आती है। तुम देखो, मौत तुरंत होती है और मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि इसे और भी गड़बड़ कर दूं। लेकिन कंधे का क्या? पेट का क्या? या पैर का क्या? यह एसिडिक भूख में फट जाएगा, लेकिन तुम बच जाओगे। तुम एक ऐसे घाव के साथ रह जाओगे जो कभी ठीक नहीं होगा। एक मांस खाने वाला एसिड धीरे धीरे तुम्हें खा रहा होगा और तुम्हें लगातार दर्द की स्थिति में छोड़ रहा होगा, जिससे तुम मौत की कामना करोगे। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे बाकी दिनों को जीने का एक सुखद या आसान तरीका नहीं है। क्लर्क कांप उठा और फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कोने की ओर देखा और कुछ बार पीछे देखा। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसने कहा। मैंने अपनी बंदूक नहीं उठाई है, हेनरी ने इशारा किया। मैं इसे देख सकता हूं, क्लर्क ने दांत पीसते हुए कहा।
क्योंकि मैं इसे अपने हाथ में लेकर बहुत सहज महसूस करता हूँ। हेनरी ने कहा, हम बस बातचीत कर रहे हैं और मेरी बंदूक का इससे बहुत कम लेना देना है। आप बस ऐसा नहीं कर सकते, आप जानते हैं। क्लर्क ने अब अपने हाथों को कांपते हुए कहा, आप बस मुझे धमकाकर मुझसे चोरी नहीं कर सकते, खासकर दिन के उजाले में नहीं। ओह, मुझे यकीन है कि यह एक समस्या है, लेकिन ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अधिक समस्या है जो अधिकार से डरता है, हेनरी ने कहा। फिर से, ये सिर्फ एक यादृच्छिक बातचीत है, लेकिन आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आप सभी जानते हैं, मेरे पास भागने का एक शानदार तरीका है, चाहे मैं कुछ भी करूँ। आप सभी जानते हैं, मुझे सभी सही लोग पता हैं जो मुझे छुड़ा सकते हैं। आप सभी जानते हैं, आपका जीवन मेरे जीवन से कम मूल्यवान है। आप सभी जानते हैं, आप पहले किसी चीज़ के लिए हाथ बढ़ा रहे थे और आपने कुछ बार कोने की ओर देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि आपने खुद का बचाव करने या शायद अपनी मौत का बदला लेने के तरीके तैयार किए हैं। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको गोली मार सकता हूँ। मेरा मतलब है, किसी को भी, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से। जो भी आप सक्रिय करने की योजना बना रहे हैं उसे सक्रिय करने के लिए कल्पना करें कि मेरा शॉट शरीर के किसी हिस्से पर लगता है और आप असहनीय दर्द में रह जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवित रहते हैं। अगर मैं कानून के आने पर मर जाता हूं, तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों में पीड़ित रहना होगा, न कि अधिक अमीर, बल्कि बहुत अधिक दयनीय। क्या एक ऐसी बंदूक के लिए इतनी ऊंची कीमत पर अड़े रहना, जिसका आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और जिसे कोई भी आपसे खरीदना नहीं चाहेगा, इतना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल दें? आपको मारने से मेरे लिए समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन वे मेरी समस्याएं होंगी। आप बस मर जाएंगे, या कम से कम लगातार दर्द में रहेंगे। मुझे लगा कि आप मुझे धमकी नहीं दे रहे हैं, क्लर्क ने रूखेपन से पूछा। मैं नहीं दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, हम बस बातचीत कर रहे हैं, हेनरी ने रिपीटर उठाते हुए एक खारिज करने वाली आवाज में कहा। तो आप क्या कहते हैं? क्लर्क गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि लुइस ने उसे और हेनरी के बीच घबराहट से देखा, जबकि वह अपराध में भागीदार की तरह महसूस कर रहा था। और फिर एंडर को देखा, जो दृढ़ दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घबराहट को रोक नहीं पा रहा था। हालांकि हेनरी शांत दिखाई दिया। उसने अपने पिछले जीवन में कई बार ऐसा किया था। ये स्थिति थोड़ी अधिक जटिल थी, बेशक, लेकिन हेनरी को लगा कि वह इसे संभाल सकता है जब तक कि वह पूर्व आक्रमणकारी शूटिंग से बचता है। धमकियों के साथ कोमल शब्दों के साथ अनुनय करना ही वह तरीका था जिससे वह अतीत में कामयाब हुआ था, और वास्तव में वह उस लूटने वाली मांसपेशियों को फिर से खींचने में सक्षम होने के लिए उत्साहित था, उस आपराधिक खुजली को खरोंचने के लिए। इसके अलावा उसने बिना सोचे समझे धमकियों में छलांग नहीं लगाई थी। उसने देखा था, दुकान में जादू उकेरा हुआ था, और जिस स्थान पर क्लर्क ने कुछ बार नजर डाली थी, वहां एक अजीब क्रिस्टल बॉल थी जिसे हेनरी ने महसूस किया था कि वह थी चीजों पर नजर रखते हुए। उसने अपनी बंदूक इस तरह से पकड़ी थी कि कम से कम अभी के लिए वह उसे सिर्फ पकड़े हुए लग रहा था और अभी तक उसका इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोच रहा था, भले ही वह पूरी तरह सच न हो। वैसे भी फाइटर्स और मैजिक कास्टर्स से भरे शहर में क्लर्क ने वही किया जो कई अन्य दुकान मालिकों टेंडरों ने किया था, सुरक्षा उपाय किए। लेकिन हेनरी ने क्लर्क की स्टेट स्क्रीन देखी थी। वह अभी भी इसे देख सकता था, और इस तथ्य से परे कि आंकड़े शायद ही चिंता का कारण थे, टिप्पणियां क्लर्क के व्यक्तित्व के बारे में और भी अधिक जानकारी देती थीं और उसे ये तय करने की अनुमति देती थीं कि उसे समझदार बनने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। निश्चित रूप से क्लर्क ने विचार विमर्श करना बंद कर दिया था। वह अपने स्लैब में छिपे एक्टिवेशन तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 100,000, उसने कहा। 100,000 क्या? हेनरी ने संकुचित आंखों से पूछा। अगर यह सोना था, तो ये क्लर्क के पहले के अत्यधिक अनुरोध से ज्यादा बेहतर नहीं था। वर्लिंस, क्लर्क ने तुरंत ध्यान दिया और हेनरी की सिकुड़ी हुई आंखों को देखकर कांप उठा। ये 500 स्वर्ण के बराबर था, और हेनरी निश्चित रूप से अभी भी इसे वहन कर सकता था, लेकिन निश्चित रूप से वह इसे यही नहीं छोड़ना चाहता था। 50,000, उसने कहा। क्लर्क ने आह भरी। ठीक है, उसने कहा, इसे यहाँ दे दो और कबाड़ का टुकड़ा ले लो। बहुत आभारी हूँ, हेनरी ने कहा। एक अदृश्य टोपी को झुकाने के बाद उसने हाइड्रा के दंत को अपनी इन्वेंट्री में भेजा और बंदूक के भुगतान के लिए 250 स्वर्ण प्राप्त किए। उन्हें क्लर्क द्वारा गिनती करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें पूरा वेतन मिल गया है, बस 1 मिनट या उससे भी कम समय तक प्रतीक्षा करनी थी। उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया, जबकि वह उनकी पीछे हत्ती पीठ पर बुदबुदाता रहा। मुझे और कोई परेशानी नहीं चाहिए। बाहर, हेनरी ने दुकान से दूर चलने का नेतृत्व किया। वे अब मुड़े हुए थे और लोडसिन की ओर वापस चल रहे थे। शहर के माध्यम से चलना स्पष्ट रूप से समाप्त हो गया था। वह तीव्र था। लुई ने अंततः दुकान से कई कदम दूर कहा। आप निराश नहीं हैं? हेनरी ने हल्के से पूछा। मुझे लगा कि आप उसे मारने जा रहे हैं, लुई ने स्वीकार किया। नहीं, हेनरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहुत परेशानी। अच्छा हुआ कि उसने शायद मुझे ऐसा ही समझा। टीएस
कल्पना कीजिए कि किसी ऐसी चीज़ के लिए इतना सोना मांगना जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता। तो आप बस लोगों को धमकाते हैं कि जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करें, लुई ने पूछा, जबकि एंडर चुपचाप चलता रहा। कभी कभी ये सबसे अच्छा तरीका होता है, हेनरी ने उत्तर दिया। लुई ने कुछ और नहीं कहा और सिर्फ सिर हिला दिया। हेनरी को लग रहा था कि वह उस सबक को दिल से ले रहा है। हेनरी ने रिपीटर को अपनी इन्वेंट्री में नहीं भेजा। जब भी वह इसे जितना संभव हो सके उतना ध्यान से नहीं देख रहा था, तो वह इसे अपने कंधे पर रखता था। उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि बंदूक को काम करने की स्थिति में लाने वाला एकमात्र व्यक्ति एल्मिनिस्टर था, और वह बंदूक को वापस भी चाहता था, क्योंकि उसने हेनरी को इसे वापस लाने के लिए जो उत्पाद दिए थे उनमें से एक था। जब वे लॉर्ड्स इन के विशाल दरवाजे पर पहुंचे तो हेनरी ने एक और गहरी सांस ली। वे अंदर गए और एक दोस्ताना चेहरे ने उनका स्वागत किया, जिससे वे रुक गए। नमस्ते, एलोइस ने कहा। हाय, हेनरी ने उत्तर दिया। पिछली बार जब उसने उसे देखा था उसके विपरीत एलोइस ने आर्मर नहीं पहना था। उसने एक गाउन पहना हुआ था और यह उसके शरीर से चिपका हुआ था, जिसके किनारे पर एक चीरा लगा हुआ था, जिससे उसकी लेगिंग से ढकी हुई टांगें दिखाई दे रही थीं। स्पष्ट रूप से, जबकि वह बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, वह इसके लिए तैयार थी। उसके बाल आंशिक रूप से लट में बंधे हुए थे और एक भाग उसके सामने और बाकी अधिकांश उसकी पीठ पर खूबसूरती से लटक रहे थे। उसके कानों से लटकती हुई लंबी चांदी की बालियां थीं जो उसकी भूरी आंखों को अच्छी तरह से पूरक कर रही थीं। अंत में हेनरी और अन्य लोगों का अभिवादन करने के लिए उसने जो हाथ उठाया, उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट था, और हालांकि यह प्रकाश को पकड़ता था, लेकिन हेनरी इस भावना से मुक्त नहीं हो सका कि यह सुंदर दिखने के अलावा और भी बहुत कुछ था। बेशक, जैसे हेनरी ने उसे देखा वैसे ही एलोइस ने भी उसे देखा। वह अपनी टिप्पणियों में बस कहीं अधिक चुपके से थी। उसने देखा कि उसके कपड़े उस पर अच्छे से फिट थे और उसने अपनी शर्ट की आस्तीन को ऊपर करके अच्छी टोन वाली फोरआर्म्स को दिखाया था। उसका सुंदर चेहरा शांत दिखाई दे रहा था और उसके होंठ एक सहज मुस्कान में मुड़े हुए थे जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। उसके भूरे बाल अब उसके सिर के पीछे एक छोटी सी पोनीटेल में बंधे हुए थे। हेनरी ने फैसला किया था कि वह इसे कुछ समय के लिए बढ़ने देगा। तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? एलोइस ने हंसते हुए पूछा जब उसके अवलोकन पूरे हो गए और उसकी मुस्कान और भी ज्यादा चमकीली लगने लगी। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, तो तुम वापस आ गए, हेनरी ने सिर हिलाते हुए कहा। बस ठीक है, 1 सप्ताह हो गया है। हाँ, मैं व्यस्त था, एलोइस ने कहा और उसकी आंखें थोड़ी काली पड़ गईं। हम अपनी पूरी पार्टी के साथ वापस नहीं आए। अभियान इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी, हेनरी ने कहा, लेकिन वह इस बारे में बहुत निष्क्रिय लग रहा था। वास्तव में अपनी पसंद से नहीं, लेकिन उसे इस मुद्दे के लिए बहुत कम एजेंसी महसूस हुई और उसने सिर्फ इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह एलोइस को कैसे प्रभावित करता है। जब उसने हेनरी के पीछे खड़े 2 लोगों से कहा तो उसकी मुस्कान में पहले जैसी चमक लौट आए। एंडोर, लुइस, नमस्ते, उन्होंने एक स्वर में कहा। लुइस शर्मा गया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने उसका अभिवादन किया था, लेकिन पता चला कि उसका मुंह सिर्फ अभिवादन शुरू करने के लिए खुला था और वह इसे पूरा नहीं कर पाया। क्या तुम आगे बढ़ोगे? एलोइस ने लिफ्ट की ओर इशारा करते हुए पूछा। बेशक, हेनरी ने कहा और रिपीटर को अभी भी अपने कंधे पर रखते हुए उसने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। एलोइस उसके बगल में चल रही थी और लुइस और एंडोर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लिफ्ट की सवारी ज्यादातर एक तरह की अजीब सी खामोशी में गुजरी, जो सिर्फ एक बार टूटी जब एलोइस ने हेनरी के कंधे के ऊपर से रिपीटर की ओर इशारा किया। बढ़िया बंदूक, उसने कहा। धन्यवाद, हेनरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने अभी अभी इसे प्राप्त किया। जब लिफ्ट कॉमन एरिया में खुली तो वे बाहर निकले और तीनों ने एलोइस की ओर झुककर अपनी सीट ली। उनके चेहरे पर शांत से लेकर प्रशंसात्मक, लार टपकाने वाले भाव थे। एलोइस ने एक चेहरे से दूसरे चेहरे की ओर देखा, लेकिन ये जानने में कोई समय बर्बाद नहीं किया कि वह वहां क्यों थी। क्या आपने मेरे प्रस्ताव पर बहुत सोचा है? उसने पूछा। डंगॉन रेडिंग के बारे में, हेनरी ने पूछा, हालांकि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। एलोइस ने धीरे से सिर हिलाया। ये सही है, उसने कहा, और जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था, इसमें पैसे कमाने की योजना से कहीं अधिक शामिल है, जैसा कि कई लोगों ने इसे माना है। वह यहाँ रुकी, जैसे कि उसके पास कहने के लिए और भी कुछ था, लेकिन वह सोच रही थी कि इसे कैसे कहा जाए, इसलिए हेनरी और अन्य ने कुछ नहीं कहा और बस प्रतीक्षा की। आखिरकार एलोइस ने एक आह भरी। क्या आपने शायद रेकनिंग के बारे में सुना है? उसने पूछा। ये शब्द हेनरी के दिमाग में एक याद लेकर आया। ये वह समय था जब उसकी कलाई पर अभी भी एक नियंत्रण कफ था और वह जोनास, एली और अल के साथ आग के चारों ओर बैठा था। जोनास ने रेकनिंग के बारे में कुछ बताया था, लेकिन इसे आम लोगों के बीच किसी तरह के भ्रम के रूप में टाल दिया था। मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, हाँ, हेनरी ने जवाब दिया, हालांकि इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। रेकनिंग संकेत देता है कि डंगॉन केवल किसी बड़ी चीज का अग्रदूत है।
आगे चलकर कुछ और भी बुरा होने वाला है। पहले से ही ज़्यादा गेट्स दिखाई दे रहे हैं और रेडर्स के लिए इतनी तेज़ी से मजबूत होते जा रहे हैं कि उनका सामना करना मुश्किल है। नाइट्स तेज़ी से सम्मान के साथ चुनिंदा लोगों के एक समूह से ज़्यादा बनते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं जो डंगोन के भीतर बुराई के खिलाफ लड़ने की शपथ लेंगे ताकि या तो रेकनिंग को रोका जा सके या कम से कम जब यह आए तो इसके और आम लोगों के बीच खड़े हों। और आप चाहते हैं कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं? हेनरी ने पूछा। मैं आप तीनों को चाहता हूं, अगर संभव हो तो, एलोइस ने कहा। मुझे लगता है कि हमें रेकनिंग के खिलाफ लड़ने के लिए हर संभव मदद की ज़रूरत होगी और आप तीनों ने दिखाया है कि आपके पास वो सब है जो चाहिए। थोड़ा अनपढ़ लेकिन अनुभव के साथ आप बेहतर होते जाएंगे। M_Wheeler योजक चिन्ह novelbun.net पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। मैं कोई नाइट नहीं हूं, हेनरी ने कहा। मैं भी नहीं हूं, लुइस ने थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए कहा। मैं हो सकता हूं, एंडर ने कहा, जिससे सभी की नज़रें उस पर टिक गईं। वह ध्यान आकर्षित करने से थोड़ा असहज लग रहा था और उसने अपना गला साफ किया। तुम नाइट बनना चाहते हो? हेनरी ने उससे पूछा। एंडर ने कंधे उचकाए। मैं इस पर विचार कर रहा हूं, उसने कहा। यह एक सम्मानजनक विचार है, एलोइस ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। गढ़ तुम्हारा स्वागत करेगा, लेकिन तुम्हें कालकोठरी में जाने के लिए शूरवीर होने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों की मदद करने के लिए तुम्हें निश्चित रूप से शूरवीर होने की ज़रूरत नहीं है। एलोइस ने आखिरी हिस्सा अपनी ग्रे आंखों में एक धार्मिक जुनून के साथ कहा। हेनरी को उसके प्रस्ताव पर विचार न करने के कारण कुछ हद तक स्वार्थी महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह उसे कालकोठरी में वापस ले जाएगा, और वह कांप उठा। हेनरी ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कुछ ज़रूरी काम निपटाना है, और तुरंत उसे लगा कि वह झूठा है। उसने एक हफ्ते में इस ज़रूरी काम के बारे में कुछ नहीं किया था। अपने मन में आ रहे अपराध बोध को कम करने के लिए उसने कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसे कई शूरवीर हैं जिन्हें तुम बुला सकते हो, उसने कहा। एलोइस ने उदास भाव से अपना सिर हिलाया। जितने मैं चाहती हूं उतने नहीं। वर्तमान में ऑरेलियस और मैस्कॉय के साथ हमारे दस्ते के रूप में काम करने के लिए फंड्स गए हैं। हमारे जैसे अन्य लोगों के लिए भी यही है। हमारा लक्ष्य शूरवीरों की अगली पीढ़ी का निर्माण करना है, लेकिन जब तक वे प्रशिक्षण लेते हैं और हम उनके शपथ लेने का इंतजार करते हैं, हम थोड़े बेकार हैं। स्क्वायर की मृत्यु की ओर ले जाने वाले अंतिम अभियान ने भी हमारे हाथ बांध दिए हैं। जब तक वे बेहतर प्रशिक्षित नहीं हो जाते, तब तक हमें उन्हें किसी और कालकोठरी में ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी जब तक उनमें से कुछ ने अपनी शपथ नहीं ले ली है। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा, लेकिन तब भी अभी भी बहुत खतरा है और उनमें से कोई भी अंतिम कालकोठरी को साफ करने के लिए प्राथमिक नहीं था। निश्चित रूप से उतना नहीं जितना तुम थे। अगर तुम हमारे साथ आओ तो मुझे बेहतर महसूस होगा, मुझे ऑरेलियस की तरह महसूस होगा और मुझे कम से कम मदद मिलेगी। कृपया इस पर विचार करें। हेनरी ने एक पल लिया, लेकिन वास्तव में उसे उन जलती आंखों को ना कहने की बहुत उम्मीद नहीं थी। बेशक, उसने कहा, मैं दूसरों के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस पर विचार करूंगा। मैं भी, लुइस और एंडोर ने लगभग तुरंत ही एक स्वर में कहा। एलोइस ने थोड़ी अधिक सहजता से सिर हिलाया। धन्यवाद, उसने कहा। ठीक है, फिर, हेनरी ने कहा और अपना गला साफ किया। क्या आप मुझे राल्फ ग्रिबो के बारे में कुछ बता सकते हैं? उनकी चारों ओर पूछताछ मुश्किल से परिणाम दे रही थी, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से पूछने का समय आ गया था जो शहर के बारे में अधिक जानता हो और शायद उन्हें अधिक बता सके। एलोइस ने अरुचि में अपनी नाक सिकोड़ी। मैं उसके बारे में जितना जानना चाहती हूँ उससे अधिक जानती हूँ, उसने कहा और फिर एक आह भरते हुए पूछने के लिए अपने भाव को पुनः व्यवस्थित किया। आप क्या जानना चाहेंगे? एलोइस को शुरू करने में बहुत कम समय लगा और वह चली गई। मुझे उससे नफरत है क्योंकि वह हलवारेन के गुलाम उद्यम में एक स्तंभ है, इसलिए मुझे ये स्वीकार करना होगा कि राल्फ ग्रिबो एक शक्तिशाली व्यक्ति है। शारीरिक रूप से उसे वैलेरियन के उत्तरी क्षेत्र के इतिहास में सबसे मजबूत सेनानियों में से एक कहा जाता है और उसने भाड़े के सैनिकों की एक बड़ी सेना एकत्र की है। यह उन सभी गुलामों के अलावा है जिन्हें वह अपने लिए लड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि आप सभी को मुक्त नहीं किया गया होता तो आपका भाग्य होता। गुलामों के पास उसकी सेना में लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने जो देखा है उसके अनुसार वे विकल्प के रूप में मृत्यु का स्वागत करेंगे, लेकिन वे वास्तव में अंदर से सभी मरे हुए हैं। हेनरी समझ गया कि उसका क्या मतलब था। उसने एस्टेट में रहते हुए ये देखा था। भागने की कोशिश करने की भी इच्छा की कमी, स्वतंत्र रूप से जीने की उनकी इच्छा उनके दिमाग से पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लुई ने सहनशीलता विकसित कर ली थी, या ऐसा उसने उस समय कहा था, लेकिन एंडर बाकी लोगों की तरह ही एक छद्म नासमझ मूर्ख था और उसकी कलाई से गिरती हुई हथकड़ी ही वह उत्तेजना थी जिसने उसे पीछे खींच लिया। इसने उन सभी को पीछे खींच लिया। और फिर जब हेनरी ने एंडर से दूर देखा तो एलोइस के शब्दों के एक हिस्से ने उसका ध्यान खींचा। रुको, तुमने कहा तुमने जो देखा है उससे? एलोइस ने धीरे से सिर हिलाया।
हम शहर में कुछ मामलों में उनके साथ काम करने के लिए मजबूर हैं। राल्फ ग्रिब्बो जो कर रहा है वह वैध नहीं है। अगर कुछ है तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है। अल्वारेन में गुलामों का कारोबार फल फूल रहा है। राल्फ ग्रिब्बो का इसमें ज्यादा हिस्सा है, लेकिन निश्चित रूप से वह इसमें शामिल होने वाला अकेला व्यक्ति नहीं है। यहाँ तक कि मेयर के पास भी बहुत से गुलाम हैं जो उसके हितों की सेवा करते हैं। और एलोइस ने अब अपने गाउन को मुट्ठी में पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोली, हम शूरवीरों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्दोषों की रक्षा करें और फिर भी हमें किनारे खड़े होकर देखना चाहिए। कभी कभी हमें इस प्रथा को वैध भी बनाना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर कोई जिसकी कलाई पर हथकड़ी लगी है वह पूरी तरह से निर्दोष नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है कि तुम तीनों को देखो। हेनरी को ये देखकर थोड़ी सी झपकियां आईं कि कैसे उसकी आवाज़ एक उदास नीरस आवाज़ से एक अधिक सक्रिय आवाज़ में बदल गई थी। हमारे बारे में क्या? तुम निर्दोष हो, एलोइस ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे घरों से निकाल दिया गया और सेवा करने के लिए मजबूर किया गया। ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, लुइस ने एक शांत स्वर में सहमति व्यक्त की। हेनरी को याद आया कि लुइस ने उसे बताया था कि उसे हथकड़ी लगाने के लिए धोखा दिया गया था, इसलिए निर्दोषता के बारे में एलोइस के शब्द उसके मामले में गलत नहीं होंगे। हालांकि हेनरी के लिए, खैर, उसने कुछ सजा पाने के लिए काफी कुछ किया था। उसने किसी को मार डाला, साजिश रची और किसी से चोरी करने का प्रयास किया और बदले में उसे यही मिला। अब जाहिर है हेनरी शायद ही इस बात के पक्ष में था कि उसे वह मिले जिसके वह हकदार था। उसे अपने पिछले जीवन में जो मिला था वह उसे मिल गया था और यह बहुत बुरा था, लेकिन ये देखते हुए कि विकल्प मृत्यु हो सकती थी। खैर, वैसे भी कफ के साथ उसका समय सुखद नहीं रहा था और सिस्टम ने उसका ध्यान राल्फ ग्रिब्बो की ओर मोड़ दिया था और हेनरी केवल अनुपालन करने के लिए तैयार था। हेनरी, एलोइस ने धीरे से पुकारा और हेनरी ने कुछ बार पलकें झपकाईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया था। बातचीत में जो कुछ भी उसने मिस किया था उसे पकड़ने के लिए वह सबसे अच्छा था। तो जैसा कि मैं कह रहा था, मेरे पास इस प्रथा के खिलाफ बहुत कुछ है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं जो सबसे अच्छा कर सकता हूँ वह इसमें शामिल लोगों के नैतिक कोड की अपील करना है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। और कभी कभी मैं इसके बारे में इतना भावुक हो जाता हूँ, और अब मैं गढ़ के भीतर भी निगरानी में हूँ। कोई और विस्फोट और हस्तक्षेप करने का प्रयास और मैं अपनी शपथ से वंचित हो सकता हूँ। क्या यही कारण है कि ऑरेलियस ने आपको डोहटी पर हमला करने से रोक रखा था? हेनरी ने पूछा। एलोइस ने जमीन की ओर देखते हुए आह भरी। एम्पवीला योजक चिन्ह novelbun.net पर पढ़ना जारी रखें। वह मेरी शपथ की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मेरी लड़ाई में भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, मैं इसे जितना कह सकता हूँ, स्लेव एंटरप्राइज के खिलाफ। वह कहता है कि यह जीवन जीने का एक तरीका है या बस चीज़ें ऐसी ही हैं और मैं इसे रोकने की कोशिश में मुश्किलें खड़ी कर रहा हूँ। वह कहता है कि मैं नहीं कर सकता। यह एक चीज़ रही है, खासकर यहाँ उत्तर में, सदियों से। और बेशक गुलामी के दूसरे तरीके भी हैं जो कमांड कंट्रोल कफ से भी पहले के हैं। एलोइस की आंखें कस गईं जब उसने आखिरी हिस्सा कहा और यह स्पष्ट था कि यह सिर्फ हेनरी ही नहीं था जिसने इसे पकड़ा, क्योंकि लुइस ने पूछा, वे और कौन से तरीके हैं? जादूगर और चुड़ैलें अपने गुप्त अनुष्ठानों के साथ शुद्ध लोगों को अनंत दास्ता में बांध देती हैं। ये बस बीमार है। वाइकर जागृति को स्वीकार किया जाना और उसकी प्रशंसा की जानी ही गुलामी करने वालों के लिए एक मुक्त पतन की शुरुआत है जो आज मौजूद हैं, और आम लोगों को उनके स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना जारी है। एलोइस जितना ज्यादा बोलती, वह अपने गाउन के कपड़े को उतना ही कसकर पकड़ती और उसकी ग्रे आंखें उतनी ही चमकती। अब उसके बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था, उसके लहजे ने इस मुद्दे को लगभग व्यक्तिगत बना दिया। क्या यही है? हेनरी ने सोचा, क्या यही उसकी गुलामी के प्रति घृणा की जड़ है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वह परवाह करती थी, वाइकर में बदल गया? हालांकि उसने अपने मन में अटकलें लगाईं, लेकिन हेनरी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यह व्यक्तिगत लग रहा था और वह इसमें झांकना नहीं चाहता था। उसे लगा कि वह एलोइस को इतना नहीं जानता कि वह इसमें शामिल होने की कोशिश करे। उसने ये भी समझा कि उसे जो भी बात परेशान कर रही थी, उसे दूर करने की जरूरत है और उसे अकेले ही इस पर काम करने की जरूरत है। जब लुइस ने बोलने की कोशिश की तो उसने उसे एक नज़र से सावधान किया और उन्होंने एलोइस को खुद ही शांत होने दिया। माफ़ करना, उसने मूड के गुजर जाने पर कहा। माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है, हेनरी ने उसे आश्वस्त किया। एलोइस ने सिर हिलाया और फिर आगे कहा, तो राल्फ ग्रिब्बो एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो कानून के साथ साथ शक्तिशाली स्थानों पर दोस्तों द्वारा समर्थित है। उसने पहले ही अपने एक गुलाम कारवां की रक्षा के लिए सहायता का आदेश दिया है, क्योंकि वह गुलामों की शिपमेंट लाता है। हमेशा की तरह, और जैसा कि जब भी वह इस तरह की बात करती थी, एलोइस निराश दिखी। हालांकि हेनरी प्रेरित दिख रहा था। वह और भी गुलामों की उम्मीद कर रहा है? उसने पूछा। एलोइस ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और उसने सिर हिलाया।
2 से 3 दिन में, उसने कहा, अब तक की सबसे बड़ी लूट। हाल ही में एक गांव में हुई छापेमारी से लूटी गई चीजें जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। एलोइस ने कहा कि उसने उस अंतिम कथन में अपना अविश्वास दिखाने के लिए हवा में उद्धरण चिन्हों का इस्तेमाल किया। जहां तक उसका सवाल था, ये छापा सिर्फ राल्फ ग्रिब्बो और उसके गुलाम व्यापारियों के साथियों को उनकी लूट का सामान देने के लिए था। क्या तुम जानते हो कि यह कारवां कहां से होकर गुजरेगा? हेनरी ने पूछा और इस बार एलोइस ने उसकी आवाज़ पकड़ ली। उसने उसकी तरफ देखा और कुछ देर तक उसके हाव भाव को देखा, फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह हल्वारेन में कुछ चैनलों के जरिए हो सकता है। वे ब्रीम पर्वतों के जरिए पूर्व से आ रहे हैं, इसलिए उनके पास इलाके के कुछ विकल्प हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? हेनरी ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उसका सवाल नहीं सुना हो। उसने अपना जबड़ा सहलाया। मैं अल्वारेन या उसके आसपास के इलाकों को अच्छी तरह से नहीं जानता, उसने बुदबुदाया और फिर एलोइस की तरफ एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा है? एलोइस की आंखें और भी सिकुड़ गईं और अपनी कलाई को झटकते ही अचानक उसके हाथ में एक लुढ़का हुआ चर्मपत्र आ गया। उसने उसे कॉमन एरिया में कुर्सियों के बीच में टेबल पर फैलाया और क्षेत्रों की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। उसने उनके नाम पुकारे और हेनरी ने ध्यान से देखा। इसके लिए कुछ पूर्व निवारक टोही की जरूरत होगी, लेकिन हम निश्चित रूप से घात लगा सकते हैं, उसने सोचा और पहले से ही योजना बना रहा था। एलोइस ने उसके हाव भाव को देखा और इलाकों की ओर इशारा करते हुए पूछा, हेनरी, तुम कोई खतरनाक योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? तब हेनरी मुस्कुराया, इसलिए नहीं कि उसका सवाल मज़ेदार था, बल्कि इसलिए कि एक अलर्ट आया था जिसने एक योजना को सील कर दिया था जो अभी उसके दिमाग में आकार ले रही थी। आपने चल रहे मुख्य क्वेस्ट में एक उपक्वेस्ट शुरू किया है, गन्सलिंगर का बदला। उपक्वेस्ट, गुलाम कारवां को रोकना। उपक्वेस्ट, गुलाम कारवां को रोकना। पुरस्कार 5000 एक्सपी। निक्स को क्वेस्ट रिवॉर्ड का 50% मिलेगा। शुभकामनाएं। हेनरी, तुम कुछ योजना नहीं बना रहे हो, है ना? एलोइस ने संदेह में भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, हेनरी ने जल्दी से कहा और अपने चेहरे से मुस्कान को मिटाने और अपने हाव भाव को सामान्य रखने की कोशिश की। हेनरी, एलोइस ने विनती भरे लहजे में कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हेनरी ने अपने कंधे पर रखे रिपीटर पर हल्के से टैप करते हुए उसे जवाब दिया। एलोइस के ठहरने के दौरान उसकी भौहें कभी ढीली नहीं पड़ी क्योंकि उसका संदेह बना रहा, लेकिन हेनरी अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखते हुए उसके संदेह को शांत करता रहा। वह इतना चौकन्ना था कि उसने सुन लिया था कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए कम से कम अभी के लिए वह उसे उस काम में शामिल नहीं करने वाला था जो वह अब करने की योजना बना रहा था। वह उसे इस बात से बाहर निकलने का मौका भी नहीं देने वाला था। जब एलोइस आखिरकार खड़ी हुई और उसने अलविदा कहा, तो हेनरी उसे लिफ्ट तक ले गया, जहां वह रुकी और पीछे मुड़कर उसे एक आखिरी नज़र से देखा, ताकि वह उससे क्या छिपा रहा था ये पता चल सके, लेकिन हेनरी ने अपनी अभिव्यक्ति को सहज बनाए रखा। हेनरी, सावधान रहना, उसने आखिरकार एक आह भरते हुए चेतावनी दी। हेनरी ने सिर हिलाया। मैं करूंगा, उसने कहा और फिर एक अनुरोध जोड़ने से पहले रुका, क्या मैं पहले वाला नक्शा ले सकता हूं? एलोइस ने आह भरी और अपनी कलाई को हिलाते हुए उसने उसे अपने कंगन से निकाला। उसने पहले ही समझाया था कि कंगन एक भंडारण वस्तु है, इसलिए हेनरी ने आंख नहीं झपकाए। उसने हेनरी को मुड़ा हुआ नक्शा दिया और उसने कृतज्ञता के भाव से उसे स्वीकार कर लिया। धन्यवाद, उसने उससे गंभीरता से कहा, और हमें यहाँ रहने देने के लिए भी धन्यवाद। एक सिर हिलाकर और उसके चेहरे पर संदेह के भाव के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और एलोइस चली गई। हम कारवां के पीछे जा रहे हैं, है ना? लुइस ने पीछे से पूछा। जब एलोइस आसपास थी तब उन्होंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था, क्योंकि हेनरी के संकेत के बिना भी वे जानते थे कि इस तरह के मामलों को अभी अपने तक ही रखना चाहिए। मैं हूँ, हेनरी ने कहा और दोनों का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ने अपनी आंखें घुमाईं। कृपया, लुइस ने कहा, जैसे कि हम आपको अकेले ही ऐसा करने देंगे। तो क्या योजना है, बॉस? एंडर ने सहज मुस्कान के साथ पूछा। मैं आपका बॉस नहीं हूं, हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर नक्शा टेबल पर खोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह वास्तव में कह सकता था जिसका संकेत एलोइस द्वारा नक्शे पर क्षेत्रों को इंगित करते समय नहीं दिया गया था। हमें पहले भूमि का नक्शा प्राप्त करना होगा, हेनरी ने कहा और उसने नक्शा छोड़ दिया ताकि वह वापस रोल में आ जाए। अगर हम रास्तों से कम थोड़ा परिचित नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम इस बारे में बाद में और बात करेंगे। उसने नक्शा टेबल पर छोड़ दिया और अपने कमरे की ओर मुड़ गया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, हेनरी ने कहा, इससे पहले कि वह अपने पीछे का दरवाज़ा बंद करे और अपने कीकार्ड से उसे बंद कर दे। इसके बाद उसने एल्मिनिस्टर के ब्रांड को सक्रिय किया और अंडाकार पोर्टल खोला जो उसे बूढ़े आदमी की कार्यशाला में ले गया। वापस स्वागत है, एल्मिनिस्टर ने कहा, आपके ऑर्डर तैयार हैं। आशा है कि आपके पास मेरा गोल्ड होगा। एल्मिनिस्टर काम नहीं कर रहा था और जैसे ही हेनरी आगे बढ़ा और उसके करीब गया, उसने अपने कंधे पर बंदूक देखी।
मेरे शब्द, क्या वह कार्डगेल है? उसने पूछा और फिर हंसा। हाँ हाँ लड़का, जब मुझे लगे कि तुम इस काम के लिए बेकार हो तो तुम एक ले आओ। अलमिनिस्टर ने बंदूक के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हेनरी रुक गया। रुको, उसने कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये बंदूक रखना चाहता हूँ। यह मानते हुए कि यह जादुई शॉट फायर करता है, बेशक। अलमिनिस्टर रुक गया और फिर हेनरी के अनुरोध की अपेक्षा के अनुसार खर्राटे लेने लगा। इसके बाद उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया। जादुई शॉट, यह आपके पास मौजूद उसारी से काटे गए शॉटगन के समान ही जादुई शॉट फायर करता है, वायलेंट रिटॉर्ट की तरह। हेनरी ने आश्चर्य से अपनी आवाज में पूछा। निराश, अलमिनिस्टर ने पूछा और हंसते हुए कहा, सोचा था कि यह हाइड्रा के डंक की तरह लोगों को उड़ा देगा, तुम मनोरोगी। मैं निराश नहीं हूं, हेनरी ने कहा और रिपीटर की लंबाई पर लगभग अधिकार जताते हुए हाथ रखा। अलमिनिस्टर ने खर्राटे लिए। मुझे बेवकूफ़ बना सकते थे, उसने कहा और फिर अपना हाथ और आगे बढ़ाया। अब इसे सौंप दो। मैं अभी भी इसे रखना चाहता हूं, हेनरी ने कहा। तुम चाहते हो? अलमिनिस्टर ने पूछा। इसमें रेंज है न? मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, हेनरी ने कहा। इसके अलावा मैं हमेशा से रिपीटर्स के लिए थोड़ा पक्षपाती रहा हूं। अलमिनिस्टर ने पलक झपकाए और वह अचानक से ध्यान भटक गया और बुदबुदाया। वही तो उसने कहा था। यही तो, किसने कहा था? हेनरी ने पूछा। वह महिला जिसने कार्डगेल बनवाया था। मैंने कुछ ज्यादा भारी सुझाया, खास तौर पर यह देखते हुए कि वह किस तरह का जादू चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि उसे रिपीटर्स ज्यादा पसंद हैं। गनमैन के लिए कुछ हीरो पूजा या कुछ और? अलमिनिस्टर ने अपने हाथ को अपनी तरफ करके समझाया। तो ये कुछ ऐसा है जो ये करता है, हेनरी ने कहा, क्योंकि अलमिनिस्टर ने जो कुछ भी कहा था उसमें से यही एकमात्र हिस्सा था जिस पर उसने वास्तव में ध्यान दिया था। बेशक ये कुछ करता है, अलमिनिस्टर ने कहा और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जब तक आप मुझे इसे ज़रूरी ट्यून अप नहीं करने देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यह क्या है। हेनरी ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन मैं इसे बाद में रख सकता हूँ। हम देखेंगे। यह महसूस करते हुए कि यह उसकी गारंटी थी, हेनरी ने रिपीटर को अलमिनिस्टर के सामने रखा, जिसने इसे इतनी आसानी से ले लिया जैसे कि इसका वजन कुछ भी न हो। लेकिन फिर शिल्पकार के हथियारों को देखते हुए शायद इसका वजन उसके लिए कुछ भी न हो। अलमिनिस्टर ने अपने औजार निकाले और 1 सेकंड में उसने बंदूक को विभिन्न घटकों में अलग कर दिया, जिसे उसने सावधानी से संभालना शुरू कर दिया और जहां भी और जब भी ज़रूरत हो उसे ठीक करना शुरू कर दिया, जो तब तक हर जगह और हर समय होता रहा जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो गया। काम करते समय अलमिनिस्टर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि बाहर के लोगों ने उसकी रचना के साथ कितना खिलवाड़ किया है। वह ये बताने में सक्षम था कि बहुत कम लोगों ने हथियार को छुआ था, क्योंकि सेंट क्लेरेट और उसके आसपास के इलाकों के विपरीत, जहां बंदूकें अभी भी काफ़ी आम थीं, अल्वारेन के पास इसके लिए धैर्य नहीं था और बंदूक बनाने वाले बहुत कम थे। कोई भी कोशिश करने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं करता था। हेनरी ने एक सीट ली और अलमिनिस्टर को काम करते देखा। उसने पहले भी बंदूक बनाने वालों को काम करते देखा था। उसने अपने पिछले जीवन में भी इसमें हाथ आजमाया था, लेकिन यह अलग था। जब उसने शिल्पकार को पहले से ही नक्काशीदार रहस्यमय प्रतीकों को फिर से बनाते और उन्हें जादुई ऊर्जा से भरते देखा, तो हेनरी ने खुद को प्रेरित महसूस किया। और फिर अलमिनिस्टर ने काम पूरा कर लिया। रिपीटर के घटकों को फिर से एक साथ जोड़ दिया गया और बंदूक फिर से पूरी हो गई। इसमें एक नई चमक थी और इसकी सोने की परत एक शानदार तरीके से चमक रही थी, जिससे ये लगभग चकाचौंध हो गई थी। अलमिनिस्टर ने अपने काम का निरीक्षण किया। हथौड़ा वापस खींचकर ट्रिगर को इस तरह दबाया कि वह कुछ बार अपनी जगह पर वापस आ जाए। उसने एक आंख बंद की, बंदूक की नली के पार देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाने से पहले कुछ और बार ट्रिगर दबाया। यहाँ, उसने कहा और बंदूक हेनरी को सौंप दी। हेनरी आश्चर्यचकित था कि उसे बंदूक वापस मिल रही थी और उसे मांगने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बंदूक ले ली। इस बार बंदूक ने उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया की और ऐसा लगा जैसे उसे सेवा देने के लिए उत्साहित हो। ये पहले की तुलना में बहुत हल्का भी था। ठीक है, अलमिनिस्टर ने कहा, इसमें अपने मन को भर दो। इसमें कोई गोली नहीं है, हेनरी ने बताया। इसमें होने की जरूरत नहीं है, अलमिनिस्टर ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा। .net। हेनरी ने बूढ़े आदमी को उलझन में देखा और फिर उसके हाथ में रिपीटर को देखा। ये पहले से ही उसके मन को खींच रहा था, इसलिए उसे यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि हथियार में जादुई ऊर्जा कैसे डाली जाए। हेनरी के हाथ से बंदूक में मन बहता हुआ आया, उन्हें जोड़ता हुआ, और फिर अचानक इसका वजन आसमान छू गया। वजन इतना बढ़ गया कि हेनरी बंदूक को उठाए रखने में असमर्थ हो गया। उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं और उसकी बाह में मोच आ गई क्योंकि बंदूक गिर गई और उसके थूथन से जमीन पर जोरदार धमाका हुआ। हेनरी ने कहा, हाँ, और प्रयास के साथ वह रिपीटर को जमीन से उठाने में कामयाब रहा। अब उसके दोनों हाथों की जरूरत थी ताकि वह फिर से जमीन पर गिर न जाए। अलमिनिस्टर हंसा और जितना उसने हेनरी को संघर्ष करते देखा उतना ही वह हंसा।
इसे मैना से भरना बंद करो लड़के, उसने आखिरकार कहा। हेनरी ने अपनी चमक को रोका और महसूस किया कि उसने वास्तव में अवचेतन रूप से हथियार को जादुई ऊर्जा से भर दिया था। जिस क्षण उसने रोका, उसका वजन सामान्य हो गया। इसके बाद हेनरी को यह महसूस करने में केवल 1 सेकंड लगा कि उसने वह सब देखा है जो रिपीटर को खास बनाता है। बस इतना ही। उसने पूछा, ये और भी भारी हो जाता है। इसका नाम कटगल इसलिए रखा गया है लड़के। जिसने इसे कमीशन किया था वह चाहता था कि यह एक बयान दे। एक नाजुक दिखने वाला उपकरण जो कई सेनानियों को बेहोश कर सकता है, अल्मिनिस्टर ने कहा, और फिर उसकी आंखों में बादल छा गए। वह एक नाजुक छोटी चीज थी। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कहाँ है। मुझे उम्मीद है कि वह अभी भी जीवित है। कहीं। अल्मिनिस्टर ने कुछ पलों के लिए यादों में खो जाने का समय लिया और हेनरी ने कुछ नहीं कहा और बस इसे जारी रहने दिया। आज दूसरी बार वह बहुत जागरूक था कि जब कोई निजी पल बिता रहा हो तो उसे अपने शब्दों को बीच में नहीं डालना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि चुप्पी ही वह चीज थी जिसने अल्मिनिस्टर को उसकी यादों से सबसे तेजी से बाहर निकाला, क्योंकि उसने जल्द ही हेनरी की ओर देखा और अपना गला साफ किया। वैसे भी ऐसा ही होता है। वजन को चलाने वाले के लिए अधिक प्रबंधनीय माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसे अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इसे संभालना चाहते हैं तो अभी के लिए मुझे लगता है कि आप इसे संभाल लेंगे। हेनरी ने बूढ़े शिल्पकार के चेहरे से उसके हाथों में बंदूक की ओर देखा और इस बार सिस्टम ने उसे एक स्क्रीन दिखाई जिसमें हथियार और उसके प्रभाव का वर्णन किया गया था। कुडगेल, महान शिल्पकार एल्मिनिस्टर एल्टुगॉड द्वारा निर्मित, जादुई स्टील से तैयार किया गया और मंत्रमुग्ध करने वाली किलेबंदी से भरा हुआ और मन संक्रमित राउंड फायर करने में सक्षम। दूर से हमला करने की शक्ति 150, हाथापाई से हमला करने की शक्ति 250। बंदूक एक क्लब के रूप में ज्यादा उपयोगी है, न कि गोली चलाने के लिए, हेनरी ने सोचा और कुडगेल को और भी कसकर पकड़ने से पहले खुद से ही हंसा। उसे हथियार पसंद आया और उसने इसे रखने का अपना फैसला बरकरार रखा। कम से कम कुडगेल की हमला करने की शक्ति उसके पास पहले से मौजूद 2 बंदूकों से ज्यादा होगी। वह बाद में गोलियों की मांग करेगा। उसे अपनी दूसरी बंदूकों के लिए भी गोलियों और स्लग की जरूरत थी, लेकिन अल्मिनिस्टर पहले ही भाग गया था और एक तह किया हुआ कपड़ा लेकर वापस आ रहा था। कपड़े के ऊपर एक टोपी रखी हुई थी। आपका आदेश, अल्मिनिस्टर ने स्लैब पर चीजें रखते हुए कर्कश स्वर में कहा। हेनरी ने कुडगेल को अपनी इन्वेंट्री में भेज दिया और टोपी उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसे करीब खींचा और उकेरे गए डिजाइन पर हाथ फेरा। टांके, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दावा किया था कि वह हेटमेकर के रूप में इतना निपुण नहीं है, अल्मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया था। हेनरी ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जब उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी जिसमें उसके हाथ में पकड़ी हुई टोपी का विवरण था तो उसे कुछ समय के लिए चुप रहना पड़ा। ढाल की टोपी, एल्मिनिस्टर एल्टुगॉड द्वारा तैयार की गई, लिच के कालकोठरी से प्राप्त वर्टुटिस द्वारा संचालित। 400 से कम किसी भी हमलावर बल के माध्यम से आपके सिर से जबरन नहीं हटाया जा सकता। इसमें प्रकृति की सभी ताकतें और साथ ही युद्ध सहित सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां शामिल हैं। यह आपको एक सुरक्षात्मक ढाल में ढक सकता है। ढाल की ताकत 400, यानी जादुई ढाल 400 हमले की शक्ति सीमा से नीचे के सभी हमलों से बचाव करेगी। कृपया ध्यान दें, एक बार ढाल तैनात होने के बाद ये सक्रिय रहेगी और 1 मिनट तक हमलों से बचाव करेगी। जब तक कोई भी हमला इसकी रक्षात्मक शक्ति को पार नहीं करता तब तक ये टिकी रहेगी। हालांकि 1 मिनट का सक्रियण समय समाप्त होने के बाद वर्टुटिस को रीसेट होने और ढाल को फिर से तैनात करने में सक्षम होने के लिए कुछ मिनटों की आवश्यकता होगी। रीसेट के दौरान आप असुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। तारांकन, हैट ऑफ शील्डिंग के किसी भी प्रभाव को सक्रिय करने के लिए मन की आवश्यकता नहीं होती है। जब हेनरी ने विवरण पृष्ठ पढ़ा तो उसने हेड के सामने वाले हिस्से को अपनी ओर मोड़ लिया और नारंगी रंग के उस घेरे को छू रहा था जो मूल रूप से बड़े वर्चुटिस का एकमात्र दिखाई देने वाला हिस्सा था। टोपी, अल्मिनिस्टर ने कहना शुरू किया, स्पष्ट रूप से अपनी रचना के प्रभाव का वर्णन करने के लिए तैयार था, लेकिन जब हेनरी ने हाथ बढ़ाया तो उसे रोक दिया गया। कोई जरूरत नहीं, उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। अल्मिनिस्टर ने भौहें उठाईं, लेकिन हेनरी ने पहले ही टोपी को अपने सिर पर उठा लिया था और उसे पहन लिया था। बिल्कुल सही फिट, उसने बुदबुदाया। अल्मिनिस्टर ने नाक भान सिकुड़ी। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं कुछ बनाऊंगा और यह फिट नहीं होगा? उसने पूछा। ठीक है, तुमने कोई माप नहीं लिया, हेनरी ने कहा और थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि उसे अभी अभी इसका एहसास हो रहा था। उस समय उसने शिल्पकार की प्रक्रिया पर सवाल भी नहीं उठाया था। मुझे माप की जरूरत नहीं है, अल्मिनिस्टर ने कहा। स्पष्ट रूप से हेनरी ने सहमति व्यक्त की और अब वह अपना सिर जितना संभव हो सके उतनी जोर से हिला रहा था। उसने इतनी जोर से हिलाया कि उसका दिमाग उसकी खोपड़ी के भीतर हिल रहा था और टोपी एक बार भी नहीं हिली।
जब उसने अपना हाथ उठाया और टोपी को छुआ टोपी की रिम, इसने खुद को उसके सिर से खींचने दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, और भले ही यह उसके सिर पर आंशिक रूप से ही बैठा था, फिर भी कोई भी प्रयास इसे हटा नहीं सका। अविश्वसनीय, उसने सांस ली। एल्मिनिस्टर आत्मसंतुष्ट दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक भाव था जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि वह सोच रहा था कि क्या यह हेनरी के लिए एक सामान्य अभ्यास है जब भी उसे एक नई टोपी मिलती है, या क्या वह जानता था कि टोपी टिकेगी और विशेष रूप से उस प्रभाव का परीक्षण कर रहा था। किसी भी तरह बूढ़ा शिल्पकार इस बात से प्रसन्न था कि उसकी रचना कितनी अच्छी तरह टिकी हुई थी। इसके बाद हेनरी ने ढाल का परीक्षण करने का फैसला किया। मन की आवश्यकता के बिना उसे केवल ढाल को तैनात करने की इच्छा करनी थी। ऐसा करना आसान था क्योंकि सिस्टम ने उसे एक विकल्प दिया था जिसे वह आसानी से चुन सकता था। .net लेस देन टोपी की ढाल ग्रेटर देन को सक्रिय करना। ढाल एक नीली धुंध में दिखाई दी जिसने हेनरी को एक अंडाकार में घेर लिया, जिसने उसे सभी तरफ से सुरक्षित कर दिया। एल्मिंस्टर ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाकर ढाल को देखा और फिर उसने हेनरी को उसी स्थान पर घूमने का निर्देश दिया जिसे हेनरी ने आज्ञाकारी रूप से किया, और जब तक वह घूमा और फिर से शिल्पकार का सामना किया, तब तक उसने देखा कि संतुष्टि की चमक कम नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि वर्टुटिस को शक्ति देने के लिए शील्डिंग एन्चेंटमेंट सबसे अच्छा था। 2 जादुई बंदूकों से लैस, मुझे नहीं लगा कि आपके पास हमला करने की शक्ति की कमी है। आपने सही सोचा, हेनरी ने अपनी ओर से कुछ सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। इससे हेनरी के लिए एल्मिनिस्टर द्वारा ऑर्डर के लिए मांगे गए सोने को सरेंडर करने का फैसला करना आसान हो गया, जब क्राफ्ट्समैन ने उससे भी बेहतर डिलीवर किया जितना उसने सोचा भी नहीं था। एक ढाल इतनी सही थी और उसकी चपलता के साथ जोड़ी गई, हेनरी ने आगे जो करने की योजना बनाई उसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। हालांकि वह चाहता था कि लुइस और एंडर के पास भी ऐसे ही विकल्प हों। लुइस खासकर इसलिए क्योंकि एंडर के पास एक ढाल थी। एल्मिनिस्टर ऐसा लग रहा था कि वह आभार की सराहना करता है। ये देखकर अच्छा लगा कि आपने हेड को इतनी अच्छी तरह से अपनाया है, लेकिन आपको चेतावनी दी जानी चाहिए कि शील्ड हमेशा के लिए नहीं रहती है, उसने कहा। मानो अपने शब्दों को विराम देने के लिए हेनरी के चारों ओर की अंडाकार ढाल उसी नीले धुंध में गायब हो गई जिसमें वह दिखाई दी थी। एल्मिनिस्टर ने आगे कहा, वर्टुटिस ऊर्जा का अनंत स्रोत नहीं है, इसलिए इसे रीसेट करना होगा। साथ ही इसमें केवल इतनी शक्ति है कि यह अधिक शक्तिशाली हमलों से बचाव नहीं कर पाएगा। खैर, कम से कम आप वर्तमान में कितने मजबूत हैं इस संदर्भ में शक्तिशाली हमले। एल्मिनिस्टर ने जिस तरह से बात की उससे यह स्पष्ट था कि 400 हमले की शक्ति की सीमा का उसके लिए खतरे के संदर्भ में बहुत कम मतलब था। हेनरी ने फर्श पर नजर डाली और उसके होंठ एक मुस्कान में फड़फड़ाए कि शायद शिल्पकार ने बनाए गए ऑटोमेटन थे और उन्हें छिपा दिया गया था जो उससे अधिक हमला करने में सक्षम थे। अगले इसे आजमाएं, एल्मिनिस्टर ने कहा और मुड़े हुए परिधान को स्लैब से थोड़ा ऊपर और हेनरी की ओर धकेल दिया। हेनरी ने बनियान को संदेह से देखा। वह इस पर पसलियों को एक डिज़ाइन के रूप में देख सकता था और वह इसे परखने के लिए उतना उत्साहित नहीं था जितना कि वह टोपी ऑफ शील्डिंग को परखने के लिए था। आखिरकार उसने एक अस्थायी हाथ उठाया और कपड़े को छुआ। उम्मीद है कि सिस्टम उसे एक विवरण स्क्रीन दिखाएगा जो उसे संभावित अभिशाप के बारे में चेतावनी देगा यदि वह इसे पहनता है। घृणित बनियान। महान शिल्पकार एल्मिनिस्टर एल्टुगॉट द्वारा एक प्राथमिक शिल्प सामग्री के रूप में घृणित रिबकेज के साथ तैयार किया गया। अधिकांश टूट फूट का प्रतिरोध कर सकता है और उससे उबर सकता है, लेकिन पहनने वाले को बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। आपको घृणित अभिशाप कौशल प्रदान करता है। घिनौना अभिशाप। 5 मीटर की सीमा के भीतर अपने दुश्मनों पर दुर्वप्न का प्रहार करें और उन्हें 5 सेकंड के लिए मानसिक रूप से पीड़ा दें। यह मानसिक हमला उन लोगों में पूर्ण मानसिक टूटन का कारण बन सकता है जिनकी मानसिक शक्ति कमजोर है। इसका प्रतिरोध वे लोग भी कर सकते हैं जो मानसिक रूप से विशेष रूप से मजबूत हैं या जिन्होंने अपनी मानसिकता की रक्षा के लिए मानसिक सुरक्षा तंत्र स्थापित किया है। नोट: इस कौशल को सक्रिय करने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास घृणित बनियान हो। जब तक हेनरी ने विवरण देना समाप्त किया तब तक वह बनियान को पकड़ चुका था। उसकी शंकाएं दूर हो चुकी थीं और वह इसे पहनने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब एल्मिनिस्टर ने सोना मांगा तो वह इसके हकदार थे और हेनरी ने उसे पहले से बकाया राशि के साथ ही दे दिया। उन्होंने अपने खाली स्टॉक को फिर से भरने के लिए गोलियों की मांग करने में भी कोई समय बर्बाद नहीं किया। एल्मिनिस्टर तब तक देने के लिए खुश था जब तक कि कोई औषधि नहीं मांगी गई और जब तक भुगतान आने वाला था। और यह आने वाला था। कम से कम आज के लिए हेनरी ने एल्मिनिस्टर स्टो को कर्ज के साथ नहीं छोड़ा, हालांकि वह अपनी इन्वेंट्री को बहुत हल्का करके गया। सेंट क्लेरेट, द ब्लैक मैनर। ट्रिस एरेना के स्टेज के मजबूत कंक्रीट के फर्श पर खड़ी थी। उसके पैर अलग अलग थे और उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि उसने अपना चेहरा आसमान की ओर देखा जहां सूरज अपनी गर्म किरणों से चमक रहा था। उसने जो अंडरगारमेंट जैसी शर्ट पहनी थी उसमें उसकी बाहें नंगी थीं।
इससे उसकी पीठ का ज्यादातर हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके सामने का हिस्सा अच्छी तरह से ढका हुआ था, हालांकि यह उसके सुडौल आकार के हिसाब से बहुत कसकर बना हुआ था। लेकिन ट्रिस को इसकी परवाह नहीं थी। MVLE योजक चिन्ह novelbin.net पर छिपी हुई कहानियां खोजें। उसे यकीन नहीं था कि उसने हाल ही में आए बदलावों से पहले भी कभी इसकी परवाह की थी, लेकिन अब जब उसे विशेष रूप से सतर्क आंखों से देखा जा रहा था, जो उसे अश्लील तरीके से देखने से डरते थे, तो उसे और भी कम परवाह थी। उसका एक हाथ तलवार के हैंडल के मूठ पर था और यह हैंडल जिस ब्लेड से जुड़ा था, उस पर ही ध्यान दिया जाता था, जो उसके चेहरे पर नहीं था। ब्लेड 1.5 फुट चौड़ा था और इसकी कुंदधार इंच भर मोटी थी। एक भारी हथियार जो उसके परिवर्तन के बाद से ही उसका पसंदीदा हथियार बन गया था, क्योंकि उसके अनुसार केवल इतनी चौड़ी चीज ही उसे चलाने में प्रसन्न करती थी। इसने कुचलने के साथ साथ चीरने की उसकी इच्छा को शांत किया। ट्रिस ने एक गहरी सांस ली। हवा सीटी बजा रही थी और उसकी पोनीटेल को हिला रही थी, जबकि उसके लाल बालों के ताले जो पोनीटेल में रखे जाने के लिए सहमत नहीं थे, हवा की दिशा में और भी अधिक जोर से हिल रहे थे। और फिर उसने अपनी आंखें खोलीं। वे उसकी सामान्य भूरी थीं, लेकिन जैसे ही वे उन तीनों पर पड़ीं जिनसे वह लड़ाई करने वाली थी, उनके भीतर एक आग जलती हुई लग रही थी। मेरी ब्लेड का मार्गदर्शन करें, मेरी लेडी, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो पूरे एरेना में गूंज उठी। तीनों ने भौहें सिकोड़ीं। उनमें से कुछ को पता था कि ट्रिस किस लेडी से प्रार्थना कर रही थी, और जो निश्चित रूप से नहीं जानते थे, क्योंकि वे उस घटना के दौरान मौजूद नहीं थे जो अभी भी मनों की चर्चा थी, वे इस विचार से कांपने के लिए पर्याप्त जानते थे कि वे एक शैतान पूजक की उपस्थिति में थे। और ट्रिस वही थी। अपने परिवर्तन से पहले वह सभी प्रकार के धार्मिक विश्वासों के प्रति उदासीन थी। यह उन लोगों के लिए एक विलासिता की तरह था जो दुनिया के जादुई संसाधनों तक पहुंच पाने के लिए भाग्यशाली थे। लेकिन अब जब उसके दिल में एक नारकीय आग जल रही थी और उसे ऐसी शक्ति दे रही थी जिसके बारे में वह केवल सपने में ही सोच सकती थी, ट्रिस ने दिल से कहा, भाड़ में जाओ। जो भी दिव्य देवता मौजूद थे और जिन्होंने उसे मेहनत करते देखा था, खुशी से खुद को अपनी शैतान मालकिन की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया, भले ही उसके पास कोई विकल्प हो, जो वास्तव में उसके पास नहीं था। ट्रिस के 3 विरोधियों के बीच में खड़ा आदमी पहले अपने कंपकंपी से उबरा और अपने बगल में खड़े 2 लोगों की ओर देखते हुए अपना गला साफ किया, जो ट्रिस से अपनी नजरें चुरा रहे थे। बस इतना ही काफी है, उसने कहा। ट्रिस हल्के से मुस्कुराए। यह उसकी आंखों को नहीं छू पाया, और जब उसने कहा, चैड, रॉन, जीना, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? उसने बारी बारी से उन सभी को देखा और उसका ध्यान ज्यादातर झुंड के सबसे छोटे हिस्से पर था, वह लड़की जो रॉन के बाईं ओर खड़ी थी और जिसका नाम जीना था। जीना ने इस तरह से घूरे जाने पर भौहें सिकुड़ी और फिर उसने खुद को संभाला और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया, जैसे कि वह विरोध कर रही हो। हमें तुमसे ये पूछना चाहिए, ट्रिस, बीच में बैठी रॉन ने कहा। तुम नई हो और तुमने इनमें से बहुत कुछ नहीं देखा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हम आमने सामने की लड़ाइयों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तुम में से सिर्फ एक ही काम नहीं करेगा, ट्रिस ने मुस्कुराते हुए और बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, और फिर वह रुकी और फिर बोली, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि चूंकि मैं एक साथ तुम तीनों का सामना करूंगी, इसलिए मेरे पास अपने हमले रोकने के लिए समय या दिमाग नहीं होगा। मैं अभी इतनी मजबूत नहीं हूं कि खुद को रोक सकूं। मुझे लगता है कि हम ठीक रहेंगे, रॉन ने शांति से कहा। घमंडी कुतिया, चैद, जो रॉन के दाईं ओर खड़ा था, ने ऐसी आवाज में कहा जिसे उसने कम करने की कोशिश भी नहीं की। फिर एरेना में एक गुर्राहट की आवाज गूंजी और सभी की नजरें एक लाल बालों वाले सुंदर युवक पर चली गईं जो दर्शकों की सीट पर बैठा था। स्टीफन को अपनी बहन का अपमान पसंद नहीं आया और उसकी भूरी आंखें उसके सम्मान की रक्षा करने की तत्परता से चमक उठीं। चैड ने उसकी प्रतिक्रिया पर भौहें सिकुड़ीं और अजीब तरह से हिलने लगा। रॉन ने अपने होंठ सिकोड़े, जबकि जीना की आंखें स्टीफन के चेहरे से इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कि उसे यह स्वीकार करने में कठिनाई हो रही हो कि वह उसे आकर्षक पा रहा है, भले ही वह अपनी हिंसक, शैतान पूजा करने वाली बहन के साथ जुड़ाव के कारण बुरे पक्ष में था। ट्रिस ने स्टीफन की ओर नहीं देखा, हालांकि उसने अपनी आंखें घुमाईं। चलो शुरू करते हैं, रॉन ने कहा और एक कदम पीछे हट गया क्योंकि चैड ने और कदम आगे बढ़ाए। चैड हिलने लगा और एक सेकंड में उसकी त्वचा पर पपड़ियां दिखाई देने लगीं। उसने तुरंत खुद को पूरी सुरक्षा दी जो वह एक जंगली मास्टर के रूप में करने में सक्षम था। वह ट्रिस को नापसंद कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि उसके खिलाफ लड़ाई को जितना संभव हो सके उतनी गंभीरता से न लेना मूर्खता होगी। जीना आगे गिर गई और अपनी हथेलियां जमीन पर टिका दी। जीना, पीछे मत हटो, चैड ने कहा और फिर वह चला गया। अपनी चार्जिंग गति को अधिकतम करने के लिए उसने अपनी ताकत में वृद्धि को शामिल किया। फेरल मिस्टर ने आगे बढ़कर ट्रिस पर पंजे से वार किया। ट्रिस ने अपनी बड़ी तलवार को जमीन से उठाया और तलवार के ब्लेड के कुंद किनारे से एक बड़ा झटका मारा। अपनी आंखें चौड़ी करके चैड को यह सुनिश्चित करने के लिए जितना संभव हो सके उतना पीछे झुकना पड़ा कि ब्लेड उसके ऊपर से हानिरहित रूप से गुजर जाए।
अपने श्रेय के लिए उसने उस चाल को बदल दिया जिसे वह ट्रिस के पैरों पर लक्षित हमले में बदलने के लिए मजबूर था ताकि उसका संतुलन बिगड़ जाए। लेकिन ट्रिस दूर चली गई और जैसे ही किक चूक गई, उसने अपनी तलवार नीचे लाकर उसके ब्लेड को जमीन की ओर मारा, एक ऐसा कदम जो चैड के विस्तारित पैर को 2 टुकड़ों में काट सकता था और काटना चाहिए था अगर उसने जल्दी से जमीन पर हाथ नहीं रखा होता और घूमने में कामयाब नहीं हुआ होता। अपनी काफी ताकत के बल पर ट्रिस की बड़ी तलवार की नोक ने एरेना की कंक्रीट की जमीन को चीर दिया और जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, बर्फ ऊपर आ गई, ब्लेड को जमा दिया और उसे जमीन से चिपका दिया। सिर्फ तलवार ही नहीं जमी थी, एरेना के जिस तरफ ट्रिस खड़ी थी उसका हर हिस्सा जम गया था और अपराधी कोई और नहीं बल्कि जीना थी जिसका चेहरा एकाग्रता में मुड़ा हुआ था क्योंकि उसके हाथ जहां जमीन को छू रहे थे वहां बर्फ की एक रेखा बन गई थी जिससे जमने का प्रभाव पैदा हुआ। शाबाश जीना, चैद चिल्लाया, वह इसके लिए तैयार था। उसने इसके लिए कहा था। लॉर्ड एलेरिक के वाइकर्स में जीना एक दुर्लभ प्राणी था। जहां फ्लेम मैज और फेरल मिस्टर्स में वहां कुछ शैडो वाइकर्स होते हैं, वहीं वह उत्परिवर्तित आइस मैच बनने वाली पहली व्यक्ति बन गई थी। मैना में लिपटी उसकी बर्फ सिर्फ सामान्य किस्म की नहीं थी और वह अपने साथी वाइकर्स की लपटों का भी सामना कर सकती थी। चैद को यकीन था कि यह ट्रिस की तलवार को काफी देर तक पकड़े रखेगी और साथ ही उसकी हरकत में भी बाधा डालेगी। बेशक जीना ने अपनी बर्फ को उसके खड़े होने की जगह से दूर रखने का ध्यान रखा था, इसलिए अपने पंजों से कंक्रीट को मजबूती से पकड़कर उसने खुद को जमीन से ऊपर उठाया और ट्रिस के जबड़े पर लात मारी। तारानकन बम, तारानकन। ट्रिस का सिर पीछे की ओर धकेला गया और उसका रुख अस्थिर हो गया। उसका एक पैर जमीन से ऊपर था लेकिन एक हाथ अभी भी उसकी तलवार के हैंडल पर था। चैद ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही परवाह की। वह अपने पैरों को जमीन के एक हिस्से पर रखने में कामयाब रहा, एरेना के उस हिस्से पर जो बर्फ से ढका नहीं था, और ट्रिस के मध्य भाग पर एक और किक मारी। इस बार ट्रिस हिली नहीं। चैद को यह समझने में 1 सेकंड लगा कि उसका पैर उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी तलवार के ब्लेड के सपाट हिस्से से टकराया था। वाइकर को यह समझने में 1 और सेकंड लगा कि ब्लेड के चारों ओर एक लाल लौ थी और दोष की गर्मी अब उसकी पैंट और फिर उसके पैर को ढकने वाले सुरक्षात्मक तराजू को चाट रही थी। उसने तलवार के ब्लेड को लात मारी और बर्फ के बिना जमीन के टुकड़े पर गिरा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि हर जगह पिघलना शुरू हो गया था। जीना ने जमीन को जमाने के लिए अपनी बर्फ को और ज्यादा भेजा लेकिन ट्रिस के शरीर से निकलने वाली एक भयानक गर्मी ने उसे रोके रखा। पहले उसकी आंखों में जो जलती हुई लपटें मुश्किल से दिखाई दे रही थीं, वे अब धधक रही थीं। और फिर वह जहां खड़ी थी वहां से चली गई। चैड की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने पंजों को जमीन पर टिकाकर खुद को दूर धकेल दिया, जो सौभाग्य की बात थी क्योंकि ट्रिस की तलवार का विशाल ब्लेड जमीन पर गिरा और अगले ही सेकंड में उसी जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसने अपने चूके हुए हमले को नोटिस नहीं किया था, ट्रिस ने एक ऐसा किक मारा जिसने चैड को सीने में जकड़ लिया, इससे पहले कि वह पर्याप्त रूप से दूर जा पाता। तारानकन बम, तारानकन, और उसे उरोस्थी में दरार के साथ उड़ा दिया। चैद ने चिल्लाते हुए कहा कि वह ट्रिस से उड़ते हुए कई बार जमीन पर गिरा। चोट उसके तराजू की सुरक्षा को पार कर गई थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसे अंदरूनी चोट लगी है। उसे इस बात का खास तौर पर यकीन तब हुआ जब उसके मुंह में खून के धातुई स्वाद से दाग लग गया। इस बीच ट्रिस ने किक मारने के बाद उस पर बहुत कम ध्यान दिया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हवा में उछलकर 2 बार घूमने लगी, मानो गति पकड़ रही हो। उसकी तलवार के ब्लेड के चारों ओर लगी लाल लौ और भी ज्यादा भड़क उठी और एक शक्तिशाली झटके के साथ ट्रिस ने इसे जीना की ओर एक गोलाकार विस्फोट में फेंक दिया जो बर्फ जादूगर वायकर की ओर हिंसक रूप से घूम गया। जीना ने अपनी आंखें चौड़ी करके सांस रोकी और जल्दी से एक बर्फ की दीवार बनाकर अपने लिए बचाव का रास्ता बनाया। गोलाकार लौ के हमले ने दीवार पर हमला किया और हालांकि वे एक दूसरे को रद्द कर देते थे, लेकिन उनके संपर्क के प्रभाव ने जीना को मारा और उसे लगभग एरेना से उड़ा दिया। इस घटना से रॉन को निराशा हुई। उस पर भी प्रभाव पड़ा था, लेकिन वह बच गया था और उसे केवल उस स्थान से एक कदम दूर खिसकना पड़ा था जहां वह पहले था। फिर भी उसने अपना ध्यान ट्रिस पर रखा और अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो गया। जब ट्रिस चैद के साथ युद्ध में थी, तब रॉन ने एक शक्तिशाली हमले की तैयारी करने के लिए समय निकाला था, जिसका प्रमाण केवल उसकी हथेलियों पर जलती हुई लपटों की अलग अलग गेंदों से था। जिस क्षण ट्रिस ने अपना घूमना बंद किया और इससे पहले कि वह दूसरे हमले की शुरुआत के बारे में सोच पाती, रॉन ने अपने दोनों हाथों को एक साथ लाया और उन 2 जलती हुई लपटों को एक साथ जोड़ दिया जिन्हें उसने जानबूझकर दबाया था। लपटों की गेंदों ने एक दूसरे के साथ हिंसक प्रतिक्रिया की और इतनी विशाल हो गईं कि उन्होंने ट्रिस की दृष्टि से रॉन को अवरुद्ध कर दिया और फिर उन्होंने एक संयुक्त किरण को निकाल दिया। .नेट। तारानकन बूम, तारानकन। ट्रिस काफी आश्चर्यचकित थी, जबकि उसे पता था कि रॉन क्या योजना बना रहा था। उसे न जानना मूर्खता होगी क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह एक फ्लेम मैच वाइकर था जिसकी इस लड़ाई में भूमिका इस तरह के लंबी दूरी के हमलों की थी। वह एक हमले के ठीक बाद एक पल में फंस गई थी। उसका दूसरे मूव सेट में संक्रमण अभी पूरा नहीं हुआ था और अब यह बाधित हो गया था।
सौभाग्य से उसकी तलवार का चौड़ा ब्लेड एक ढाल के रूप में अच्छी तरह से काम कर सकता था और वह विस्फोट को रोकने के लिए समय पर हथियार उठाने में सक्षम थी। दुर्भाग्य से हमले की लपटें इतनी भयंकर थीं कि वे उस चौड़ाई से बहुत दूर तक फैल गईं जिसे चौड़ा ब्लेड कवर कर सकता था। उन्होंने ट्रिस की त्वचा, उसकी अंडरगारमेंट जैसी शर्ट और उसके लाल बालों को जला दिया। बल भी इतना शक्तिशाली था कि यह उसे दूर जाने के लिए मजबूर कर रहा था और उसे एरेना के मंच से पूरी तरह से दूर भेजने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह लपटों की विशाल धारा ने ट्रिस के दृश्य को अवरुद्ध कर दिया, उसी तरह इसने रॉन के दृश्य को भी अवरुद्ध कर दिया। लेकिन उसे यकीन था कि उसके हमले ने उसे घायल कर दिया है और अब उसे बस अपना ध्यान केंद्रित रखना था और उसे दूर धकेलने के लिए शारीरिक प्रतियोगिता जीतनी थी, अपनी सारी शारीरिक ऊर्जा खर्च करनी थी और उसका प्रतिरोध करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, रॉन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी तेज वाइकर इंद्रियों ने उसे चेतावनी दी कि कोई चीज़ उसकी तरफ से आ रही है। उसने नज़र घुमाई और उसने देखा कि एक तलवार का कुंद सिरा उसके चेहरे की ओर झूल रहा था और उसकी लपटों की विशाल धारा से कहीं ज्यादा गर्मी पैदा कर रहा था। पवित्र, रॉन चिल्लाया। उसे पहले से ही आग की लपटों की धारा से अपना ध्यान और जादुई ऊर्जा हटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन वह ऐसा करने में कामयाब रहा और इसके बजाय एक ज्वाला क्षेत्र का निर्माण किया। तारांकन धमाका। तारांकन। बड़े ब्लेड ने ढाल को छुआ और तभी ट्रिस का चेहरा दिखाई दिया। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे और उसके होंठ मुस्कुराहट में फैले हुए थे, जबकि उसकी आंखों में आग की लपटें अब नरक बन गई थीं। उन आंखों ने रॉन का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। वह उनसे नजरें नहीं हटा पाया, यहाँ तक कि जब उसे लगा कि आग की लपटें उसके अंदर तक पहुंच रही हैं, तब भी वह उन्हें घूरने से खुद को नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि जब वे उसकी आत्मा को खींच रही थीं और उसे राक्षसी रसातल में खींच रही थीं, तब भी वह नजरें नहीं हटा पाया। तारांकन चटपटाहट। जब कैंपफायर की लपटें उसे चाटती हैं और जलने लगती हैं तो एक टहनी जैसी आवाज आती है। रॉन का फ्लेम फील्ड बिखरने लगा था। ट्रिस के ब्लेड के चारों ओर जलती हुई नारकीय आग फ्लेम फील्ड की अखंडता को दबा रही थी। इस एहसास ने रॉन को ट्रिस की नज़रों से आज़ाद होने में मदद की और उसने ट्रिस को दूर करने के लिए आग की एक धारा को जल्दी से जगाया, इससे पहले कि वह पूरी तरह से उसके बचाव को तोड़ दे। ट्रिस की मुस्कुराहट एक मुस्कुराहट में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह रॉन के दिमाग को इतनी स्पष्टता से पढ़ सकती थी जैसे कि वह एक खुली किताब हो। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या करने की योजना बना रहा है, इसलिए उसने पहले ही अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया। धमाका। तारांकन। उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी उसके पैर तक पहुंच गई और जिस जगह पर उसने अपना पैर पटका, वहां एक पेंटाग्राम जल गया और पेंटाग्राम से जादुई ऊर्जा निकली जो नरकीय शक्ति से समर्थित थी। ये भड़क उठी और नरकीय लपटों का एक घेरा बना जिसने रॉन के ज्वाला क्षेत्र को मारा और उसे चकनाचूर कर दिया। भाड़ में जाओ, रॉन ने कहना शुरू किया, लेकिन ट्रिस ने अपनी तलवार को तुरंत घुमाया और उसके सपाट हिस्से को उसके चेहरे पर पटक दिया। तारांकन धमाका। तारांकन। उसकी नाक टूट गई, उसका चेहरा तुरंत खून से भर गया और कुछ हिस्से ब्लेड पर लगी लपटों से जल गए। रॉन मंच से उड़ गया। वह कुछ फीट दूर गिर गया और छटपटाता हुआ पड़ा रहा। भले ही वह अभी भी लड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लड़ना चाहता था। अभी नहीं, और निश्चित रूप से ट्रिस के खिलाफ नहीं। ये क्रम केवल कुछ मिनट तक चला था। उस समय तक जीना और चैट ट्रिस से मिली चोटों से उबर चुके थे, लेकिन जीना सबसे करीब थी और उसने पहले हमला किया। बर्फ का एक नुकीला टुकड़ा जमीन से ऊपर उठकर उसके जबड़े की ओर चुभ रहा था, जो ट्रिस पर पहला हमला था, जिसने अपनी तलवार घुमाई और उस संरचना को दो भागों में काट दिया। हालांकि जैसे ही दो टुकड़े अलग हुए, वे कई बर्फ के टुकड़ों में बिखर गए जो उस पर हमला करने लगे, ताकि वह सफल हो सके जहां नुकीला टुकड़ा विफल हो गया था। अपनी तलवार के एक शक्तिशाली झटके के साथ, जिसकी ब्लेड अभी भी लाल नरक की लौ से ढकी हुई थी, ट्रिस ने बर्फ के टुकड़ों को विक्षेपित कर दिया और उसके हथियार से निकलने वाली गर्मी ने उनमें से अधिकांश को धुंध में बदल दिया, इससे पहले कि वे पर्याप्त रूप से करीब आ पाते। ऐसा लग रहा था कि वह ऊपरी हाथ रखती थी और जीना के हमलों की अप्रभाविता पर अपनी आंखें घुमाने लगी थी, जब उसने महसूस किया कि उसने बर्फ के हमलों को जिस धुंध और कणों में बदल दिया था, वह अभी भी नहीं छटा था। वे अभी भी उसके शरीर के चारों ओर तैर रहे थे। सभी अभी भी जीना द्वारा नियंत्रित थे, जिसका चेहरा एकाग्रता में डूबा हुआ था। और फिर तापमान गिरना शुरू हो गया। ये तेजी से गिरा और बर्फ की धुंध कई गुना बढ़ गई। ट्रिस को लगा कि उसकी गर्मी ठंडी होने लगी है। उसने इसे इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जीना की बर्फ उसके शरीर के अंदर थी, उसकी आंतरिक रसायन विज्ञान को बदल रही थी और उसकी लपटें या यहाँ तक कि गर्मी पैदा करने की क्षमता को अवरुद्ध कर रही थी। तापमान गिरना जारी रहा और ट्रिस को एहसास हुआ कि उसके शरीर को हिलाना अब उतना आसान नहीं था जितना होना चाहिए था, जबकि जीना को सेकंड बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक सहजता महसूस हो रही थी। मैं महीनों से फ्लेम वाइकर्स के बीच रही हूँ, जीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे जैसे फ्लेम बिच से निपटने के लिए एक दो तरकीबें नहीं सीखी हैं। मैं इस मूव को एब्सोल्यूट जीरो कहती हूँ। तुम्हें अब इसका एहसास हो रहा होगा, वह ठंड जो तुम्हारे अंदर तक पहुँच रही है।
तुम्हारे दिल को जकड़ रही है। शैतान की पूजा करने वाली उस अजीबोगरीब बकवास के बावजूद जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारे उत्परिवर्तन का स्रोत है। मैं पहले इसे रोकूंगी। तुम इससे बच नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो। मुझे तुम्हें मारने में कोई हिचक नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो। बुरा नहीं है, ट्रिस ने बड़बड़ाया और उसका हाथ कांप उठा जब उसने बर्फ के उन टुकड़ों को घूरने के लिए हाथ उठाया जो उसकी त्वचा के नीचे से उठ रहे थे और उस पर जम रहे थे। और फिर उसे आने वाले हमले का आभास हुआ। चैद जीना की चल रही चाल का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहा था। अब उसके पास स्वतंत्र रूप से घूमने का लाभ था जो ट्रिस के पास नहीं था, और वह ठंड का प्रतिरोध करने से पहले ही अपने पंजे उसके अंदर घुसा देगा, या ऐसा उसने सोचा। अपनी छाती के भीतर एक जंगली दहाड़ के साथ चैद ट्रिस पर कूद पड़ा। जब वह उसकी दृष्टि से ओझल हुई तो उसके पंजे उससे कुछ इंच की दूरी पर थे। इससे पहले कि उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो पाती, एक बर्फ के धब्बे वाली हथेली अचानक उसके चेहरे के सामने आ गई। यह उस पर टकराए और उसकी उंगलियां, मजबूत और अपरिहार्य, उसके सिर के चारों ओर कस गईं। बर्फ के टुकड़े अभी भी उसकी त्वचा पर फैले होने के बावजूद ट्रिस ने अपनी बांह को चैद की आंखों से कहीं ज्यादा तेजी से हिलाया था और उसकी पकड़ उसके तराजू से ज्यादा मजबूत थी। तारांकन बैम, तारांकन। उसके सिर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद ट्रिस ने चैद को इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसने एरेना के मंच के कंक्रीट के फर्श को तोड़ दिया और एक गड्ढे में इतना गहरा धंस गया कि उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रिस का हाथ उसके चेहरे पर भी नहीं दिख रहा था। कोण इतना भयानक लग रहा था कि चैद की गर्दन टूट गई होगी, क्योंकि उसका बाकी शरीर अभी भी सतह पर दिखाई दे रहा था, भले ही उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था। जीना ने अपनी आंखें चौड़ी करके सांस रोकी और फिर उसने ट्रिस को ये कहते हुए सुना, अरे जीना, मेरी आंखों में देखो। जीना ने आज्ञा मानने की गलती की और उसने जलती हुई नरक देखी जहां ट्रिस की आंखें होनी चाहिए थीं। अचानक वह केवल यही देख सकी क्योंकि उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया गया था और अनंत पीड़ा के लिए नरक में खींच लिया गया था।